द ग्रेटेस्ट एनिमे नॉवल हिंदी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। ज़ियाओ मिंग संपादित। ताकतवर। अब 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। 629 गुना। अध्याय 1। ज़ियाओ मिंग संपादित। 2 शिष्य, 1 सितारा। जादुई परीक्षण स्मारक के शीर्ष पर 5 बड़े पात्रों को देखकर, जो इतने चमकीले ढंग से चमक रहे थे कि वे थोड़े से अंधे भी लग रहे थे, मंच पर खड़े लड़के ने राहत की हल्की सांस ली। उसका सिर और ऊपर उठा, उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और जो हथेलियां उसने पहले कसकर बंद की थीं, वे ढीली हो गईं। जियो यान, 2 शिष्य, 1 सितारा। स्तर निम्न। जादुई पत्थर की गोली के पास एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गोली पर दी गई जानकारी पर एक नज़र डाली और आश्चर्यचकित स्वर में इसकी घोषणा की। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह से अभी अभी ये शब्द निकले थे और जैसी की उम्मीद थी, भीड़ भरे चौराहे पर हंगामा मच गया। 2 शिष्य, 1 सितारा। क्या मैंने सही सुना? मुझे जगाने के लिए जल्दी से मुझे चुप्पी काटो। आउच, तुम सचमुच चुप्पी काट रहे हो। अरे, क्या तुमने मुझे चुप्पी काटने को नहीं कहा था? क्या इससे दर्द हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। यह कोई सपना नहीं है। अगर मुझे सही से याद है तो युवा मास्टर ज़ियाओ यान केवल 4 साल का है और उसने कुछ समय पहले ही साधना शुरू की है ना? ये सही है। युवा मास्टर ज़ियाओ यान इतनी जल्दी डूक्युई को विकसित करने में सक्षम है। वह बेहद प्रतिभाशाली लगता है। हमारे ज़ियाओ परिवार में एक और युवा प्रतिभा होने जा रही है जो वुतान शहर में प्रसिद्ध होगी। हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि यंग मास्टर ज़ियाओ यान अविश्वसनीय रूप से सुंदर है और भविष्य में निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा दिखाएगा। देखा, मैं सही था। चलो, मुझे याद है कि आपने कहा था कि ज़ियाओ परिवार के तीसरे युवा मास्टर के रूप में। इस बच्चे की मुस्कान इतनी कामुक थी कि यह परिवार की छवि को प्रभावित करेगी। मैं आपको बता सकता हूं कि युवा मास्टर ज़ियाओ यान बहुत प्रतिभाशाली है। कुछ साल पहले पुराने कबीले के मुखिया ने उसके लिए जो विवाह व्यवस्था तय की थी, उसके अलावा वह निश्चित रूप से भविष्य में कबीले के मुखिया का पद प्राप्त करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप भविष्य में बड़ों और कबीले के मुखिया ज़ियाओ झान के बीच लड़ाई में शामिल न हों। हे, मुझे पता है, यंग मास्टर जियो यान में इतनी मजबूत प्रतिभा है। मैं उनकी प्रशंसा करने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता। आसपास से आ रही प्रशंसा और सुखद प्रशंसा सुनकर गर्वित मोर जैसे लड़के ने अपना छोटा सा सिर और भी ऊंचा उठाया। जीवंत भीड़ के बीच हमेशा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो अपनी जगह से बाहर लगता था। ये वही ज़ियाओ यान है जिसने भविष्य में चिल्लाकर कहा था, 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, मुझे परेशान मत करना क्योंकि अब मैं गरीब हूँ। ठीक है। भीड़ के बाहरी छोर पर ज़ियाओ मिंग ने छोटे लड़के को बच्चों के एक समूह द्वारा अभिवादन किए जाने पर उदासीनता से देखा, जैसे कि वह एक सुपरस्टार था, और अंदर से कुछ अजीब महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, इसलिए उसने उन बच्चों की तरह उसका अभिवादन नहीं किया। जियामा साम्राज्य के वुतान शहर के 3 मुख्य कुलों में से एक, ज़ियाओ परिवार में कुल सदस्यों की संख्या काफ़ी अधिक थी, इसलिए सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु कुल को 2 मुख्य गुटों में विभाजित किया गया था। बड़ों का गुट, जिसका नेतृत्व ग्रैंड एल्डर करता था, और कबीले प्रमुख का गुट, जिसका नेतृत्व ज़ियाओ झान करता था। बेशक, इनका ज़ियाओ मिंग द्वारा ज़ियाओ यान की प्रशंसा करने की पहल न करने से कोई लेना देना नहीं था। ज़ियाओ कबीले के भीतर आंतरिक सत्ता संघर्ष का बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वह कैसे भी हो। ज़ियाओ मिंग आगे बढ़ना नहीं चाहता था। इसका कारण ये था कि ज़ियाओ यान की तरह वह भी पुनर्जन्म लेने वाला था। यदि ज़ियाओ मिंग से पूछा जाए कि वह इस दुनिया में कैसे आया, तो वह केवल इतना कह सकता है कि ट्रकुन ने उसे उसके अच्छे प्रदर्शन के कारण चुना। जब उसे होश आया तो वह पहले से ही ज़ियाओ परिवार का सदस्य था और उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण वह अनाथ हो चुका था। सौभाग्य से शियाओ परिवार एक बड़ा परिवार था और ऐसे नियम और कानून थे जिनके अनुसार नौकरों को उन अनाथ बच्चों की देखभाल करनी चाहिए जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, विशेष रूप से शियाओ मिंग जैसे बच्चों की, जिनके माता पिता कबीले के लिए लड़ते हुए मारे गए थे, और उनके लिए पेंशन भी थी। इस वजह से ज़ियाओ मिंग बिना किसी देखभाल के मरने के बजाय बिना किसी नुकसान के बड़ा हो सका, और यही कारण था कि भले ही वह एक पुनर्जन्म था, फिर भी ज़ियाओ परिवार के साथ उसकी पहचान की एक मजबूत भावना थी। एक परिपक्व सोच वाले पुनर्जन्मकर्ता के रूप में ज़ियाओ मिंग बच्चों की तरह नहीं खेलता था। हालांकि वह ज़ियाओ यान की ही उम्र का था और बाहरी लोगों को बच्चा लगता था, फिर भी वह बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन अगर उसे ज़ियाओ यान जैसे बकबक करने वाले बच्चों के समूह में शामिल होने के लिए कहा गया, उसे डर है कि वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकेगा। इसके अलावा बच्चों का ये समूह ज़ियाओ यान को खुश करने के लिए था,
जो अब जियाओ परिवार का बाल राजा था। जब वह स्वयं पुनर्जन्म लेने वाला था तो वह अन्य पुनर्जन्मकर्ताओं के जूते क्यों चाटेगा। जहां तक जियोयान के पास दौड़कर जाने और उसके साथ बातचीत करने का विचार है, जहां एक पुनर्जन्मकर्ता अपने जैसे दूसरे से मिलता है और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, यह विचार उसके लिए और भी बुरा था। वह ऐसा करने के लिए पागल नहीं था। ऐसी बात से उसे कोई फायदा नहीं होगा, तो वह जियोयान के सामने अपना रहस्य क्यों उजागर करेगा। जहां तक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करने, अच्छे संबंध बनाने के लिए जियोयान से संपर्क करने का नाटक करने और फिर चुपचाप उसके गले में पड़ी अंगूठी चुरा लेने की बात है, जिसके अंदर याओ लाओ छिपा हुआ था, उसने इसके बारे में और भी कम सोचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो मिंग ने नहीं सोचा था कि रिंग में याओ लाओ लगातार नींद की अवस्था में रहेगा। उनका मानना था कि याओ लाओ वास्तव में अचेतन होने के बजाय बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक थे। भविष्य में जियोयान की दुखी हुई को अवशोषित करना निश्चित रूप से कुछ जानबूझकर किया गया था, अन्यथा वह अभी जियोयान की दुखी हुई को अवशोषित कर सकता था। वह अतीत में जियोझान की पत्नी की दुखी हुई को भी अवशोषित करने में सक्षम था, लेकिन जियो मिंग ने ऐसी कोई अफवाह नहीं सुनी थी कि कबीले के मुखिया की पत्नी अतीत में खेती करने में विफल रही थी। यदि वह अंगूठी चुराने का कष्ट उठाता और फिर याओ लाओ को उसके बारे में बुरी धारणा हो जाती, यहाँ तक कि उसे ये भी कह दिया जाता कि वह उसका शिष्य बनने के योग्य नहीं है, तो क्या वह विदूषक नहीं बन जाता। ये जीवन मरण का मामला भी हो सकता है। उसे चाटना तो प्रश्न से बाहर था, और चोरी करना तो और भी कम। अब एकमात्र विकल्प यही था कि अच्छी तरह से खेती की जाए और जियोयान के सामने एक दर्शक से अधिक कुछ न किया जाए। जब सच्ची प्रतिभा की बात आती है, तो जियाओयान उसके जितना अच्छा नहीं था। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर में दुखी हुई स्पष्ट रूप से 1 स्टार 2 शिष्य से अधिक था, जियाओ मिंग ने एक कमजोर मुस्कान प्रकट की। शायद पुनर्जन्म लेने के कारण ही जियाओ मिंग की साधना प्रतिभा काफी उत्कृष्ट थी, और वह नहीं जानता कि आयामों को पार करना इसका कारण था या नहीं, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति जियाओयान से भी अधिक शक्तिशाली थी। कुछ दिन पहले अपने जैसे अनाथों की देखभाल करने वाले नौकर को परेशान करने के बाद उसने नौकर से उसे 2 शिष्य क्षेत्र के लिए साधना विधि सिखाने को कहा, इसलिए उसने जल्दी से अपनी साधना शुरू कर दी और बिना किसी अड़चन के 2 सितारा शिष्य तक की साधना की। समय को देखते हुए, भले ही बाद में सफलता प्राप्त करना अधिक कठिन हो, जियाओ मिंग को यकीन था कि वह 2 साल में डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच जाएगा। एक 6 वर्षीय डू प्रैक्टिशनर। जियाओ मिंग अब अपने दुखी हुई का परीक्षण करने और अपनी साधना प्रतिभा को उजागर करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा था। आखिरकार जियाओ परिवार इतना छोटा था कि उसकी प्रतिभा को उजागर करना बहुत खतरनाक होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वुटान शहर में 2 अन्य कबीले थे जो जियाओ कबीले से कमतर नहीं थे, और वह जियाओ कबीले के तीसरे युवा मास्टर जियाओयान की तरह नहीं था, जो बाहर जाते समय एक अनुरक्षक के साथ जाता था। अब चूंकि वह युवा था और लंबे समय से साधना नहीं कर रहा था, इसलिए वह स्वेच्छा से अपनी दुखी हुई का परीक्षण करने के लिए ऊपर जा सकता था या नहीं। हालांकि जब वह 2 साल बड़ा हो गया, तो उसे अनिवार्य रूप से इसका परीक्षण करने के लिए जादुई पत्थर के स्मारक पर जाना होगा। क्या उसे जानबूझकर धीमी गति से प्रशिक्षण लेना पड़ा? लेकिन केवल इसी कारण से साधना में देरी करना जियो मिंग के लिए तैयार नहीं था। मैं आज पहले परीक्षा नहीं दूंगा और बाद में देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, तो मैं केवल अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकता हूँ, और भविष्य में मैं जियो परिवार को छोड़ने से बचूंगा। उसके बाद मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक जियानान अकादमी भर्ती शुरू नहीं करती है, और मैं सीधे वहां जा सकता हूँ। जियो मिंग ने असहाय होकर आह भरी। वह उन पुनर्जन्मकर्ताओं से बहुत ईर्ष्या करता था जिनके पास एक प्रणाली थी, और उसके माध्यम से वे जो चाहे प्राप्त कर सकते थे। भंडारण स्थान, उनकी खेती के स्तर को छिपाने में सक्षम होना, और ये सभी बुनियादी चीजें। वे अपनी इच्छानुसार गोलियां भी ले सकते थे, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता था, तथा सोते समय भी वे अपनी साधना बढ़ा सकते थे। उसके जैसा कोई और कहाँ था, जिसने बड़े होने से पहले ही खत्म हो जाने के डर से इतनी आसानी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसे खुद भी ऐसा लगता था जैसे वह अन्य पुनर्जन्मों के लिए अपमान का कारण है। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम, जीवन सिम्युलेटर संपादित। अध्याय 2, जीवन सिम्युलेटर संपादित। डिंग, लाइफ सिम्युलेटर शुरू हो गया है। वर्तमान में सिमुलेशन की संख्या 1 है। क्या आप जीवन सिम्युलेटर शुरू करना चाहते हैं? जैसे ही जियाओ मिंग उन पुनर्जन्मों से ईर्ष्या कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। अरे, क्या मैं भी यही सोच रहा हूँ। 4 साल हो गए। स्वर्णिम उंगली, अंततः मुझे स्वर्णिम उंगली मिल गई।
उत्तेजना के एक पल के बाद जियाओ मिंग शांत हो गया और मन ही मन सोचा, अभी पहल मत करो। इस समय वह अभी भी जियो परिवार की जादुई गोली के परीक्षण स्थल में था और इस समय उसके लिए सिस्टम का अध्ययन करना उपयुक्त नहीं था। परीक्षण के लिए अभी भी इंतजार कर रही भीड़ को देखते हुए जियाओ मिंग मुड़ा और जियाओ परिवार के पीछे के पहाड़ की ओर चला गया जहां वह रहता था। वहां उसके जैसे कई अनाथ बच्चे थे और यह शोध के लिए उपयुक्त नहीं था। पहाड़ का पिछला हिस्सा, जो आमतौर पर सड़कों से दूर था, जाने के लिए एक अच्छी जगह थी। जब वह पहाड़ के पीछे पहुंचा और बैठने के लिए एकांत स्थान पाया तो जियाओ मिंग अपने मन में सवाल पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह जीवन सिम्युलेटर है न? मुझे अपने उपयोग के बारे में बताओ। जियाओ मिंग को वह सीधा उत्तर नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। इसके बजाय सूचनाओं का खजाना उसके दिमाग में किसी मैनुअल की तरह भर गया। इससे जियाओ मिंग को तुरंत समझ में आ गया कि यह जीवन सिम्युलेटर क्या करता है। जीवन सिम्युलेटर का उपयोग करने की विधि सरल। जीवन सिम्युलेटर का उपयोग करने का तरीका सरल था। हर 7 दिन में उसे एक बार अपने जीवन का अनुकरण करने का अवसर मिलता था। जीवन सिम्युलेटर का उपयोग करते समय वह उस दिन से अनुकरण करना शुरू कर देता था जिस दिन उसने अनुकरण शुरू किया था। जब वह नकली जीवन में मर जाता है तो अनुकरण समाप्त हो जाता है। प्रत्येक बार जब जीवन सिम्युलेटर किसी जीवन का अनुकरण करता है तो वह उसके दिमाग में एक पाठ के रूप में प्रकट होता है और सिमुलेशन के अंत में जीवन सिम्युलेटर यादृच्छिक रूप से उसके दिमाग में प्रकट होने वाली 3 चीजों को चुनता है जिन्हें वह चुन सकता है। जीवन सिम्युलेटर द्वारा निकाली जा सकने वाली चीजों में कोई भी दिव्य खजाना, शक्तिशाली प्रतिभाएं, मार्शल आर्ट तकनीक, हथियार और खजाने और यहाँ तक कि जीवन की धारणाएं भी शामिल हैं। खैर, जब तक ऐसा प्रतीत होता है वह इसे चुन सकता है। यह नहीं कहा जा सकता था कि यह फंक्शन कमजोर था, हालांकि यह उन प्रणालियों जितना अच्छा नहीं था जो दैनिक लॉगिन पुरस्कार देते थे। जियाओ मिंग पहले से ही संतुष्ट था। आहम, जीवन सिम्युलेटर, क्या कोई स्टार्टर उपहार पैक है? पहले पढ़े गए उपन्यास के नायक से संकेत लेते हुए जियाओ मिंग ने धीरता से पूछा। नहीं, होस्ट के लिए एक जीवन सिमुलेशन अवसर का पता चला है। क्या आप जीवन सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? तो फिर इसे भूल जाओ, जीवन अनुकरण शुरू करो। दिन, सिमुलेशन शुरू होता है। दिन 1, जियाओ परिवार एक डूक्यू साधना परीक्षण आयोजित करता है और आप देखते हैं कि कैसे जियाओ परिवार का तीसरा युवा गुरु जियाओ यान, जो एक पुनर्जन्मकर्ता भी है, अच्छे मूड में है और खुद के लिए एक नाम बनाता है, लेकिन आप प्रभावित नहीं होते हैं। बहुत विचार विमर्श के बाद आप फिलहाल अपनी साधना को छिपाने का फैसला करते हैं। दिन 2, आप सुबह जल्दी उठते हैं और पूरे दिन साधना करते हैं। दिन 3, आप साधना करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं और दोपहर में आपको भूख लगती है और आप जियाओ परिवार के सामुदायिक भोजन कक्ष में जाते हैं, जो विशेष रूप से अनाथों के खाने के लिए बनाया गया है। जब आप खाते हैं तो आप देखते हैं कि हर कोई उस महान अतिथि के बारे में बात कर रहा है जो आज परिवार में आया है, जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। भोजन के बाद आप दिन के बाकी समय के लिए साधना करने के लिए पहाड़ के पीछे चले जाते हैं। दिन 4, आप खेती करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। दिन 5, आप उठते हैं और अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने आपको खेलने के लिए आमंत्रित किया। आप विनम्रता से मना कर देते हैं और बच्चे आपको उबाऊ पाते हैं। आपको पता चलता है कि जियाओ जुनर नाम का एक दूर का रिश्तेदार जियाओ परिवार में आ गया है। दिन 6, आपको लगता है कि आपको अपनी साधना में काम और आराम को एक साथ मिलाना चाहिए, इसलिए आप जियाओ परिवार के चारों ओर घूमते हैं और ठीक उसी समय आपकी मुलाकात जियाओ यान से होती है, जो जियाओ जुनर को जियाओ परिवार से परिचित होने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आप इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं और गर्म पानी के झरने में भीगने के लिए पहाड़ के पीछे चले जाते हैं। दिन 7, आप साधना करने के लिए उठते हैं और फिर से जियाओ यान और जियाओ जुनर से मिलते हैं। आप देखते हैं कि जियाओ यान जियाओ जुनर को अजीब तरीके से देख रहा है और आप इसके बारे में सोचते रहते हैं। रात में पहाड़ के पीछे से वापस आते समय आपको एक छोटी छिपी हुई आकृति दिखाई देती है। आप उसका पीछा करते हैं और पाते हैं कि यह जियाओ यान है, जो एक कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते थे, लेकिन न्याय की भावना से आप उसे ऐसा करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। दिन 8, दिन 30, आप वृक्ष तारा डो शिष्य की साधना और सफलता के लिए सुबह जल्दी उठे। दिन 95, आप 4 सितारा डो शिष्य की साधना और सफलता के लिए जल्दी उठे। दिन 100, आप जियो परिवार के डू तकनीक हॉल में गए और लोहुआंग डू तकनीक
टाइगर पावर फिस्ट सीखी। आप केवल इस घटियालो ग्रेड 2 तकनीक को सीखने में सक्षम होने के कारण बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। दिन 101, आप उठते हैं और अपनी डू तकनीक की साधना करने के लिए पहाड़ के पीछे जाते हैं। दिन 120, आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपने निम्न स्तरीय डू तकनीक टाइगर पावर फिस्ट का अभ्यास तब तक करते हैं जब तक आप अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच जाते। दिन 300, आप शहर में घूम रहे हैं और सुनते हैं कि मिटीर नीलामी घर में एक स्टोरेज रिंग नीलामी में है। आपके पास मौजूद मुट्ठी भर सोने के सिक्कों को छूते हुए आप खेती करने के लिए घर की ओर भागते हैं। दिन 365, जियाओ परिवार एक बार फिर दुखी हुई साधना परीक्षण आयोजित करता है और युवा पीढ़ी को परीक्षण के लिए मंच पर लाया जाता है। आप भीड़ की नज़रों के सामने 7 सितारा डू शिष्य की अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और जियाओ परिवार के लोग चौंक जाते हैं। दिन 366, आपकी साधना प्रतिभा के कारण कबीले ने आपको एक दासी और 2 रक्षक दिए और धीरे धीरे आपकी प्रतिभा की खबर फैल गई। दिन 370, आपने जियोनिंग और अन्य लोगों के साथ खेलने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और अकेले ही साधना की। दिन 545, आपने अपनी तूफानी क्यूई को संघनित किया और 1 स्टार डू प्रैक्टिशनर के पास पहुंचे। आपने इसकी सूचना कबीले के बुजुर्गों को दी। दिन 547, आपने अपनी दुखी हुई विशेषता आत्मीयता को अग्नि विशेषता के रूप में मापा। आप निराश थे कि आप लकड़ी की विशेषता के बिना कीमियागर नहीं बन सकते थे। चूंकि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसलिए आपको डू पवेलियन में क्यूई विधि चुनने के लिए जाने की अनुमति दी जाती है और आपको हाई हुआन क्यूई विधि रिफाइनिंग फायर मिलती है। दिन 670, जियानान अकादमी छात्रों की भर्ती के लिए वुटान शहर आई थी। आप इतने प्रतिभाशाली थे कि आपने प्रशिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया और सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। दिन 2490, आप जियानान अकादमी के आंतरिक अकादमी के बाहर जंगल में औषधीय जड़ी बूटियों की खोज कर रहे थे और एक रैंक 5 जादुई जानवर का सामना किया और मर गए। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभा आइटम चुने गए। वर्तमान में उपलब्ध लो ग्रेड स्टोरेज रिंग, फॉलन हॉट फ्लेम, इंटरमीडिएट जुबान डू तकनीक, टाइगर रोरिंग जजमेंट। कृपया एक का चयन करें। ओह ये, जियाओ मिंग ने अपना गाल खुजलाया। लाइफ सिम्युलेटर में अपनी जल्दबाजी में हुई मौत पर वह कुछ अवाक था, क्योंकि उसे चुनने में कठिनाई हो रही थी। वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पहला सिमुलेशन था जहां उसे कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली चीज मिलने की गारंटी थी, लेकिन वह वास्तव में फॉलन हॉट फ्लेम जैसी उच्च स्तर की चीज चुन सकता था। 2490 दिनों के सिमुलेशन में फॉलन हॉट फ्लेम सबसे उच्च स्तर की वस्तु रही होगी जो सामने आई थी, और इसे उसने तब प्राप्त किया होगा जब उसने इन अकेडमी में शामिल होने के बाद ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में प्रवेश किया था। फॉलन हॉट फ्लेम स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग पर 14वीं ज्वाला थी, और जो लोग इसे निगलते और परिष्कृत करते थे वे अपने डू क्यूई को हर समय हॉट फ्लेम एसेंस द्वारा नियंत्रित कर सकते थे, जिसे प्रशिक्षण धोखा मशीन के रूप में जाना जाता है। युद्ध में ये प्रतिद्वंद्वी के शरीर के भीतर फॉलन हॉट फ्लेम भी बना सकता है, जिससे युद्ध के दौरान फॉलन हॉट फ्लेम के दमन से प्रतिद्वंद्वी का ध्यान भंग हो सकता है और कम ताकत वाले लोग स्वतः ही जल जाएंगे, जिसे मॉब क्लीनर कहा जा सकता है। इन 3 विकल्पों में से फॉलन हॉट फ्लेम निस्संदेह सबसे मूल्यवान था और वह विकल्प था जिसे जियो मिंग सबसे अधिक चुनना चाहता था। हालांकि वह इसे चुन नहीं सका। BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम C3, जियो परिवार का मूल्यवान अतिथि संपादित। अध्याय 3, जियो परिवार का मूल्यवान अतिथि संपादित। ऐसा नहीं था कि लाइफ सिम्युलेटर ढीठ था और उसे कोई विकल्प नहीं दे रहा था। नहीं, ऐसा इसलिए था कि उसे उच्च स्तरीय वस्तु चुनने के लिए ऊर्जा बिंदुओं या किसी चीज की आवश्यकता थी। वह फॉलन हॉट फ्लेम का चयन न कर पाने का कारण सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो मिंग बहुत कमजोर था। जीवन सिम्युलेटर द्वारा दी गई चीजें प्रतिभा प्रकार की वस्तुओं को छोड़कर, जिन्हें सीधे व्यक्ति के शरीर में एकीकृत किया जाएगा, जैसे कि डू तकनीक, क्यूई विधियां और इसी तरह सीधे उसके चेहरे के सामने प्रदर्शित की जाएंगी। स्वर्गीय ज्वाला स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये भी उसके सामने सीधे प्रकट होता है। लाइव सिमुलेटर में सिस्टम स्पेस जैसी कोई चीज भी नहीं थी जिसमें वह स्थायी रूप से स्वर्गीय ज्वाला को रख सके। स्वर्गीय ज्वाला को चुनने के बाद यदि पतित हृदय ज्वाला सीधे उसके सामने प्रकट होती तो उसकी 2 सितारा डू शिष्य की अपनी शक्ति के साथ वह 1 सेकंड में मर जाता। इसीलिए जियाओ मिंग को लगा कि वह इसे नहीं चुन सकता, लेकिन फॉलन हॉट फ्लेम जैसी अच्छी चीज के लिए वह इसे न चुनने के लिए तैयार नहीं था,
और अन्य 2 विकल्प थोड़ा भी ध्यान देने योग्य नहीं थे। आह, कितना दर्दनाक! जियाओ मिंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपना पैर पटक दिया। डिंग, कृपया 3 विकल्पों में से एक चुनें। अरे, इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम एक पल के लिए भी मेरा इस बारे में सोचने का इंतजार नहीं कर सकते? जियाओ मिंग ने कुछ देर विचार करने के बाद अंततः लो ग्रेड स्टोरेज रिंग को चुना। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह फॉलन हॉट फ्लेम को चुनता। उसका छोटा सा जीवन अधिक महत्वपूर्ण था, और जब निम्न श्रेणी के स्टोरेज रिंग की तुलना इंटरमीडिएट झुवानडू तकनीक से की गई, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि इंटरमीडिएट झुवानडू तकनीक बेहतर थी। हालांकि, इस बात पर भी विचार किया गया कि जियाओ मिंग ने निम्न श्रेणी स्टोरेज रिंग को क्यों चुना। मध्यवर्ती झुवानडू तकनीक निश्चित रूप से अच्छी थी, लेकिन इस समय उसका साधना स्तर अभी भी डू शिक्षक क्षेत्र में था और उसका कोई शत्रु नहीं था, इसलिए उसे फिलहाल डू तकनीकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इंटरमीडिएट झुवानडू तकनीक टाइगर रोरिंग जजमेंट भी एक प्रकार की ध्वनि तरंग तकनीक थी, जिसे साधना आसान नहीं था, और यह बहुत शोर भी था, इसलिए जब समय आया तो लोगों के लिए इसे खोजना आसान होगा, और यह स्पष्ट रूप से समझाना आसान नहीं था कि उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया। इस समय जियाओ मिंग अभी भी कम प्रोफाइल रखना चाहता था। यदि यह एक इंटरमीडिएट जुबान अग्नि विशेषता डू तकनीक होती तो वह इसे चुनने में संकोच नहीं करता, लेकिन ये टाइगर गर्जन निर्णय, इसे भूल जाओ। निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठी खराब नहीं थी, क्योंकि यह केवल कबीले के मुखिया और जियो परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास ही थी, और इसके बाद उसे जो भी सामान मिलता था उसे छिपाने के लिए उसके पास एक जगह होती थी। जैसे ही उसने चयन करना समाप्त किया, जियाओ मिंग के सामने बिना किसी आवाज के एक काला छल्ला प्रकट हुआ। एक त्वरित नज़र से उसने नीचे गिरी हुई अंगूठी को उठा लिया और उसे ध्यानपूर्वक देखने के लिए अपनी आंखों के सामने रख लिया। क्या ये स्टोरेज रिंग है? ये काफी जादुई है। अपनी आत्मशक्ति से उसे महसूस करने के बाद पता चला कि अंदर संभवतः लगभग 5 घन मीटर जगह थी। जियाओ मिंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपने गले में पहनने के लिए रस्सी की तलाश की। हालांकि यह स्टोरेज रिंग तीनों विकल्पों में से सबसे कम मूल्यवान है, फिर भी इसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्के हैं, जो कि जियो परिवार के लिए भी बहुत महंगा होगा, इसलिए मुझे इसे अच्छी तरह से छिपाना होगा। अगर कोई इसे खोज लेता है तो इसे समझाना मुश्किल होगा। जियाओ मिंग, जिसने स्टोरेज रिंग को अपने पास रखा था, तुरंत पहाड़ के पीछे नहीं गया, लेकिन वह एक बात के बारे में सोच रहा था। जीवन सिम्युलेटर ने सिम्युलेटर के बिना ही जीवन का अनुकरण किया। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सिम्युलेटर न होता तो उसके मन में जो जीवन आता वह अवश्य ही घटित होता। यद्यपि जियाओ मिंग भविष्य में इतनी जल्दी मरने के विचार से थोड़ा अवाक था, लेकिन सिम्युलेटर में बताई गई जानकारी पर ध्यानपूर्वक विचार करना उचित था। ये जीवन सिम्युलेटर भी एक प्रकार का भविष्य सूचक था और इसका लाभ उठाया जा सकता था। जैसा कि कहा गया है, परसों आने वाले जियो परिवार के मूल्यवान अतिथि गु युआन और गु जुनर होंगे, इसलिए इस घटना का उपयोग ये जांचने के लिए करना सबसे अच्छा है कि क्या जीवन सिम्युलेटर सिमुलेशन सटीक है। ... साधना में समय शांतिपूर्वक बीतता गया, और एक दिन बाद जियाओ मिंग पहाड़ के पीछे अपनी साधना से भोजन कक्ष में लौट आया। आसपास ध्यान देने पर सचमुच कुछ बच्चों की चहचहाट सुनाई दी। अरे अरे, क्या तुमने सुना? आज परिवार के अंदर मूल्यवान मेहमान हैं, और कबीले के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से उनका मनोरंजन किया है। क्या? कबीले का मुखिया डू ग्रैंड मास्टर का पावर हाउस है, इसलिए जो भी उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा सकता है वह भी डू ग्रैंड मास्टर होना चाहिए। आपको कैसे पता चला कि मूल्यवान मेहमान आ गए हैं? जब मैं अभी आया तो मैंने उन्हें देखा था। कबीले के मुखिया ने उसे हॉल में आमंत्रित किया। ग्रैंड एल्डर और अन्य लोग भी अंदर थे। वह आभा निश्चित रूप से मजबूत थी, और उसके साथ हमारी ही उम्र की एक लड़की भी थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वे बहुत छोटे थे, और कुछ बच्चों की बातचीत जल्द ही इस ओर मुड़ गई कि आज उन्हें कहाँ खेलने जाना चाहिए। जियाओ मिंग को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग इस भोजन कक्ष में खाना खाने के लिए रुके थे वे बहुत छोटे अनाथ थे, और बड़े बच्चे जो खुद की देखभाल कर सकते थे वे मूल रूप से अपने माता पिता के घर में चले गए थे। इस समाचार को कान लगाकर सुन पाना अच्छा था। ऐसा लगता है कि सिमुलेशन काफी सटीक है, जियाओ मिंग ने सोचते हुए अपनी थोड़ी रगड़ी। उस स्थिति में क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उनमें किमियागर बनने की प्रतिभा नहीं थी? जियाओ मिंग को अभी भी सिम्युलेटर से याद था कि उसका शरीर एक शुद्ध अग्नि शरीर था और उसमें लकड़ी की विशेषता का कोई संकेत नहीं था। किमियागर सभी प्रकार की जादुई गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, और डोकुई महाद्वीप में उनकी स्थिति अत्यंत प्रमुख थी, तथा उनका आकर्षण अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था।
स्वाभाविक रूप से जियो मिंग भी ऐसा ही अस्तित्व बनना चाहता था। उनकी आत्मा की अनुभूति पूर्णतया पर्याप्त थी, किंतु ये दुख की बात थी कि उनके गुण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। वह केवल बाद में देखने के लिए इंतजार कर सकता था कि क्या वह सिम्युलेटर से कीमियागर प्रतिभा प्राप्त कर सकता है। जियाओ मिंग ने डाइनिंग हॉल में जो कुछ भी खाना चाहा, उसे उठाया, अपना खाना खत्म किया और जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसने अचानक किसी को अपने ऊपर चिल्लाते हुए सुना, जियो मिंग, चलो आज दोपहर को साथ में बाजार चलते हैं। जियो मिंग ने पलटकर देखा कि बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि समूह की एक लड़की थी जिसने अभी अभी गु युआन के बारे में बात की थी। पुनर्जन्म के बाद जियाओ मिंग को लाल होंठ, सफेद दांत और सुंदर भौहें वाला शरीर प्राप्त हुआ। एक सुंदर लड़की की उपस्थिति पूरे जियाओ परिवार में उससे अधिक सुंदर लड़का नहीं मिल सकता था। जियाओ परिवार के सभी बच्चे, लड़के और लड़कियां, विशेष रूप से उसके साथ खेलना पसंद करते थे। लेकिन वह जियाओ यान नहीं था, इसलिए उसे बच्चों के साथ घर खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियाओ मिंग ने उन कुछ बच्चों के निमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और उनके खेद भरे चेहरे के बीच भोजन कक्ष से बाहर निकल गया। अगले 2 दिनों तक जियाओ मिंग अपनी साधना पर कड़ी मेहनत कर रहा था। अगले दिन जियाओ मिंग, जो साधना में डूबा हुआ था, साधना करने के लिए जल्दी नहीं उठा। आखिरकार, मैं अभी भी बहुत युवा हूँ और मुझमें उतनी ऊर्जा नहीं है, और मैं भी गहन साधना से थक जाता हूँ, जियो मिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह समझ गया कि सिम्युलेटर में उसका अपना स्व आज खेती करने के बजाय जियो परिवार के चारों ओर क्यों घूम रहा था। नाश्ते के बाद जियो मिंग ने फैसला किया कि जियो परिवार के चारों ओर घूमने के सिम्युलेटर में समान विकास का पालन नहीं करना बेहतर था। शायद वह डू तकनीक कक्ष में जाकर देख सकता था कि क्या उसे साधना के लिए कुछ डू तकनीकें मिल सकती हैं। ये सोचते हुए वह तुरंत उठकर डू टेक्निक हॉल की ओर चल पड़ा। सुव्यवस्थित जियाओ परिवार के घर से गुजरते हुए जियाओ मिंग दालान में जियाओ यान से टकरा गया। इस समय जियो यान का पीछा एक लड़की ने किया, जिसका चेहरा ठंडा और स्वभाव कमल जैसा था, जो गुड़िया की तरह प्यारी थी। वहाँ हमारे जियाओ परिवार का डू तकनीक हॉल है, जिसमें हमारे परिवार द्वारा सदियों से एकत्र की गई सभी डू तकनीकों को संग्रहित किया गया है, और हमारे जियाओ परिवार के सभी सदस्यों को अपनी डू तकनीकों का चयन करने के लिए इसमें प्रवेश करने का अवसर मिलता है। आप निम्न जुबान वर्ग में जितनी चाहिए उतनी तकनीकें सीख सकते हैं, और यदि आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो अंदर ड्यूटी पर डू प्रैक्टिशनर भी मौजूद हैं जिनसे आप सलाह ले सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आपने परिवार के लिए योग्यता अर्जित की है, तो आप उच्च जुबान डू तकनीकें भी चुन सकते हैं। प्रायोजित साम BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम ब्लॉकिंग संपादित। अध्याय 4 अवरोधन संपादित। जियो यान ने गर्व से डू तकनीक हॉल का परिचय दिया, जो गु जुनर से बहुत दूर नहीं था। बाद में यह उल्लेख करना न भूले, चचेरी बहन जुनर, क्या आप अंदर जाकर देखना चाहेंगे क्योंकि आप अभी अभी जियो परिवार में लौटे हैं। गु जुनर का चेहरा अप्रभावित रहा और उसने जियाओ यान को थोड़ा सा सिर हिलाया। तो मैं चचेरे भाई जियाओ यान को परेशान करूंगा। गु जुनर की मधुर आवाज सुनकर जियो यान को उसके ठंडे रवैये से कुछ परेशानी महसूस हुई। वह सोच रहा था कि इस चचेरी बहन जुनर का मूल क्या था जो अचानक प्रकट हुई थी। उसके कंजूस बूढ़े पिता ने उसे कबीले से परिचित कराने के लिए बुलाया और उसे चेतावनी दी कि वह उसे नाराज न करे। क्या वह सिर्फ एक बिगड़ेल बच्ची नहीं थी? इतने सालों तक एक युवा मास्टर के रूप में रहने के बाद जियाओ यान में एक निश्चित क्षुद्रता विकसित हो गई थी। उसने नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन जब उसने जियाओ झान के गंभीर रवैये के बारे में सोचा, जब उसने उसे पहले बुलाया था, तो उसने कुछ समय के लिए इसे सहन करने का फैसला किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक योजना बना ली थी। वहाँ कौन है? यह मैं हूँ, जियाओ मिंग। जियाओ मिंग ने अपने कदमों को भी नहीं छिपाया और बातचीत कर रहे 2 बच्चों ने उसे आसानी से पहचान लिया। कोने से बाहर आ रहे जियाओ मिंग को देखते हुए जियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी और ऊंची आवाज में पूछा, अगर आपके पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है तो आप कोने में क्यों रह रहे हैं? जियो यान के मन में जियो मिंग के कुछ प्रभाव थे। पूरे जियो परिवार में काफी बच्चे थे और उन सभी में से यह जियो मिंग सबसे प्यारा लग रहा था। हालांकि जो चीज उसे जियो मिंग की याद दिलाती थी वह उसका रूप नहीं था, बल्कि जब वह उसे देखता था तो उसका रवैया था। पूरे जियाओ परिवार में उसकी उम्र के सभी बच्चे उसका सम्मान करते थे और उसकी प्रशंसा करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन केवल यह जियाओ मिंग ही था जो जब भी उसे देखता था तो केवल सिर हिलाकर चला जाता था। न केवल उसे बल्कि शियाओ परिवार के सभी लोगों को ये बच्चा हमेशा एक जैसा ही लगता था। यही कारण था कि जियो यान पर जियो मिंग का गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि
अगर उसे सही से याद है तो क्या जियाओ मिंग के माता पिता की मृत्यु नहीं हुई थी और वह परिवार के बाहरी इलाके में अनाथालय में रह रहा था? तो उसके यहाँ बिना किसी कारण के आने का क्या कारण था? मैं दूर तकनीक कक्ष की ओर ये देखने आया था कि क्या मेरे लिए कोई उपयुक्त दूर तकनीक उपलब्ध है। जियो यान समझ गया, दूर तकनीक हॉल दूर नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यहाँ दिखाई दिया और कुछ मनोरंजन के साथ कहा, आपने अभी तक अपनी दुखी हुई का अभ्यास नहीं किया है न? दूर तकनीक चुनने का क्या मतलब है? गार्डों के लिए आपको इस तरह से अंदर जाने देना अच्छा नहीं है, ये समय की बर्बादी है। आप सीधे वापस क्यों नहीं जाते? ये कहकर वह गू जुनर के साथ चला गया। यह जियो मिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह कभी दूर तकनीक हॉल में नहीं गया था और उसे नहीं पता था कि वास्तव में प्रवेश करने के लिए ऐसे नियम हैं। इस बारे में सोचते हुए उसे दुखी हुई भी नहीं चाहिए था। आखिर वह दूर तकनीक का अभ्यास क्यों करना चाहेगा? अगर वह बड़ा होता तो ठीक रहता, लेकिन इतना छोटा होने के कारण उसे अंदर आने देना अजीब होगा। हालांकि जियाओ मिंग के पास दुखी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि अन्य लोग इसके बारे में जानते थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार यह यात्रा सचमुच व्यर्थ हो गई। जियो मिंग ने आह भरी और उन दो आकृतियों को देखा जो दूर तकनीक हॉल की ओर जा रही थी और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन खुद से बुदबुदाया। ये जियो झान वास्तव में थोड़ा मूर्ख था। गुजुन एक प्राचीन जेड चुराने के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में जियो परिवार के पास आया था और वह अभी भी इतना मूर्ख था कि उसने जियो यान को जियो परिवार से परिचित होने के लिए मार्गदर्शन करने दिया। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि वह इसे नहीं ढूंढ पाएगी? ये वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। यदि उसके पास प्राचीन जेड नहीं होता तो वह 1 महीने के भीतर ही चोरी हो जाता। ये सोचते हुए जियाओ मिंग की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसने अपना सिर हिला दिया। यह जियाओ झान भी शायद कोई भोला व्यक्ति नहीं है। उसे डर था कि कहीं उसकी अपनी भी कोई योजना न हो। जहां तक मूल कहानी की बात है, जियो यान और गू जुनर का संपर्क में आना एक अच्छा कदम था। भले ही पहले उसे गुक्शुन एर के अपनी बहू बनने का विचार नहीं आया था, लेकिन जियो मिंग को डर था कि उसे इस बात का अंदेशा था कि जियो यान उससे दोस्ती कर लेगा। जैसा कि हुआ, जियो यान उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा और अपरंपरागत तरीकों से गू जुनर का दिल जीत लिया। जियाओ मिंग अब निश्चित रूप से गू जुनर को पाने के लिए जियाओ यान की हरकतों को दोहराने पर विचार कर सकता है। ये लड़की गू जुन एर गू कबीले की उत्तराधिकारी होने के नाते उसका समर्थन करने में सक्षम थी। वह एक ऐसी लड़की थी जो प्यार करने या नफरत करने की हिम्मत रखती थी और अपने द्वारा चुने गए व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ती थी। उसे छोड़ने के बजाय मरना पसंद करती थी। यह एक अच्छी बात थी, लेकिन जियाओ मिंग को ऐसा कोई विचार नहीं था। आखिर क्या वह जियाओ मिंग किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो एक छोटी लड़की का फायदा उठाएगा? कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। जियो यान ने अभी अभी उसे जो नज़र दी है, उसे देखकर लगता है कि वह आज दोपहर उसके कमरे में घुसने की योजना बना रहा है न? जियो मिंग ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। सिम्युलेटर में वह वही था जिसने महसूस किया कि जियो यान कल गू जुनर को सही तरीके से नहीं देख रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जियो यान कल गू जुनर के कमरे में घुस जाएगा। इस आदमी जियाओ यान को दुनिया के सभी पुरुषों को अपमानित करने से रोकने के लिए रात में निगरानी रखना बेहतर है। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया और जियो परिवार के पीछे वाले पहाड़ की ओर चल दिया। अभी भी सुबह थी, इसलिए अब वह गर्म झरनों में भीगने के लिए पीछे के पहाड़ पर जा सकता था। चांद चांदी की प्लेट की तरह चमक रहा था और आकाश तारों से भरा हुआ था। जियाओ मिंग पीछे के पहाड़ से पिछवाड़े में दाखिल हुआ, जो अपरिचित कीड़ों की चहचहाट से भरा हुआ था और चांद की चमकदार सफ़ेद रोशनी की तलाश में था। पिछवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र था जहां केवल जियाओ परिवार के सबसे योग्य लोग ही रह सकते थे, जिसमें कई अलग अलग आंगन थे और जियाओ यान के पास अपनी मां की मृत्यु के बाद एक छोटा सा आंगन था जिसमें उसकी सेवा के लिए विशेष नौकरानियां थीं। जियो मिंग एक के बाद एक आंगन से गुजरता हुआ जल्द ही जियो यान के छोटे से आंगन में पहुंच गया। एक गुप्त कोना ढूंढकर उसने अपने शरीर की दुर्गंध को छिपाने की पूरी कोशिश की। अंदर से वह थोड़ा शर्मिंदा था। क्या सिरदर्द है? मैं वास्तव में गर्म पानी के झरने में भीगते हुए सो गया था। ऐसा लगता है कि मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत थक गया था और मुझे पहले से ही समय का ध्यान नहीं रहा। मुझे बस उम्मीद है कि जियो यान अभी तक बाहर नहीं आया है। सौभाग्य से जियो यान ने उसे अधिक देर तक इंतजार नहीं कराया। जियो मिंग अभी कुछ ही देर पहले आया था जब उसने देखा कि आंगन का छोटा नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक कोयले के समान काले रंग की आकृति चुपचाप बाहर निकल गई। चमकदार चांदनी के माध्यम से
छाया में छिपे हुए जियाओ मिंग ने स्पष्ट रूप से आकृति का चेहरा देखा। मैंने वास्तव में कोई गलती नहीं की। जियो यान आज रात गू जुनर के कमरे में जाएगा। जियो मिंग तुरंत उसे गिरफ्तार करने के लिए बाहर नहीं गया। एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा जाना चाहिए। इस समय जियो यान आरोप से इनकार करने का बहाना बना सकता है। दोनों जल्द ही एक अन्य छोटे प्रांगण में पहुंच गए। जियो यान दीवार पर चढ़ रहा था जब जियो मिंग को पता चला कि यह समय हो गया है और तुरंत अंधेरे से बाहर कूद गया और चिल्लाया, कौन चुपके से बाहर आ रहा है? आह! जियाओ यान अभी भी गू जुनर के कमरे की दीवार पर चढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी उसने अचानक एक आवाज सुनी जिससे वह अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को खो बैठा और झटके के कारण दीवार से नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही जियाओ यान ने एक दर्दनाक चीख निकाली। इसके बाद जो शोर शराबा हुआ वह छोटा मोटा नहीं था और जाहिर तौर पर इससे छोटे से आंगन में बैठी लड़की परेशान हो गई, जिसने अपने कमरे में रखा हुआ पत्थर जला दिया। जियाओ मिंग जियाओ यान के पास गया और उसके राक्षसी चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने बहुत हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, चचेरे भाई जियाओ यान, ये तुम कैसे हो? तुम आधी रात को इस आंगन की दीवार पर चढ़कर क्या कर रहे थे? तुम कुछ बुरा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है न? यह जियो यान को शुरू में राहत मिली जब उसने उस व्यक्ति को आते देखा, लेकिन जब उसने जियो मिंग को ये पूछते सुना तो वह तुरंत घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह जुनर के साथ अपनी दुखी हुई का प्रयोग करने के लिए यहाँ चुपके से आया था, जो कुछ समय पहले ही जियाओ परिवार में आई थी। जियो परिवार के अन्य बच्चे मूलतः अपने माता पिता के साथ रहते थे और अनाथ बच्चे एक दूसरे के साथ एक ही कमरा साझा करते थे। केवल यह नई आई लड़की जुनर उसके जैसे एक छोटे से आंगन में अकेली रहती थी और दोनों आंगन एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे, जो उसकी छोटी योजना को क्रियान्वित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। लेकिन क्या वह उसे यह बता सकता था? नहीं। अगर उसने उसे बताया और जियाओ मिंग ने दूसरों को उसके बारे में बता दिया तो भले ही उसका पिता कबीले का मुखिया क्यों न हो, उसके लिए कोई अच्छे परिणाम नहीं होंगे। जैसे ही जियो यान ने हकलाते हुए ये शब्द कहे, जवाब देते समय उसकी आंखों में अचानक चमक दिखाई दी। आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी आपसे पूछना है, आप आधी रात को आंगन में छिपकर क्या कर रहे थे? क्या आप कुछ चुराना नहीं चाहते थे? प्रायोजित साम BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम दूसरा जीवन सिमुलेशन। अध्याय 5 दूसरा जीवन सिमुलेशन। तुम कुछ चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है न? जियाओ मिंग हंसा। पुनर्जन्म के योग्य अगर इस स्थिति में कोई अन्य बच्चा होता तो मुझे डर है कि वह अपनी बुद्धि से डर गया होता। केवल जियाओ यान ही अपना धैर्य बनाए रख सकता था और उस पर पलटवार कर सकता था। दुर्भाग्यवश उसने स्वयं को इस मुसीबत के लिए तैयार कर लिया था। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं पीछे के पहाड़ के गर्म झरनों में सो गया था और अभी जागा हूँ। पिछवाड़ा पीछे के पहाड़ के पास है। अगर मुझे वापस जाना है तो स्वाभाविक रूप से मुझे यहाँ से गुजरना होगा। यह आप ही थे जो यहाँ भागे थे, जो वास्तव में अजीब है। अगर मुझे सही से याद है, क्या आपका छोटा सा आंगन वहाँ नहीं है? जियो मिंग ने अपने शब्दों की सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए अपने अभी भी कुछ नम बालों को बिखेरा और जियो यान को चंचलता से देखा। जल्दी करो और मुझे अपना उद्देश्य बताओ, नहीं तो मुझे फांसी घा बुलाना पड़ेगा। मुझे ये क्रैकल। छोटे से आंगन का दरवाजा खुला, जिससे जियाओ यान की बातें बीच में ही रुक गईं। गू जुनर हरे रंग का पायजामा पहने और भावशून्य चेहरे के साथ दरवाजे पर प्रकट हुई। इस समय गू जुनर का चेहरा पीला पड़ गया था, उतना गुलाबी नहीं जितना तब था जब जियाओ मिंग आज उससे मिला था, और उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था जैसे कि वह कुछ रोक रही हो। क्या कुछ ऐसा हुआ कि दोनों चचेरे भाई यहाँ आ गए? गू जुनर को ठंडे और उदासीन स्वभाव से देखते हुए, लेकिन सामान्य से अधिक मार्मिक सुंदरता के साथ, जियो मिंग को पता था कि वह स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला के दुष्प्रभावों से पीड़ित थी। स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में चौथा अस्तित्व गू जुनर द्वारा कुछ साल की उम्र में उठाया गया था, और हालांकि उसने जो उठाया था वह केवल एक बच्चे की ज्वाला थी, यह अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। यद्यपि उसने स्वर्ण सम्राट भस्मकारी स्वर्गीय ज्वाला पर विजय प्राप्त कर ली थी, फिर भी कम उम्र में उसकी शक्ति कम थी, इसलिए वह थोड़ी मितभाषी थी। परिणाम स्वरूप उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा। गू जुनर की ठंडी निगाहों का सामना करते हुए जियो यान का दिल और भी अधिक घबरा गया। ये मैं यहाँ आया था, ओह के लिए उद्धरण चिन्ह। जियो यान का चेहरा लाल हो गया और वह आधे दिन तक हकलाता रहा। वह बिना एक शब्द बोले निश्चल खड़ा रहा और अंत में
जियो मिंग की हैरान निगाहों के नीचे उसने अपना सिर घुमाया और बाहर भाग गया। खरगोश से भी तेज दौड़ती जियाओ यान की पीठ को देखकर जियाओ मिंग, जो मूल रूप से एक अच्छा शो देखना चाहता था, चुप हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियो यान ऐसा पैंतरा अपनाएगा। चचेरे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भागकर समस्या हल कर लोगे? भूल जाओ, भाग जाओ। चचेरी बहन जियाओ मिंग, क्या तुम कुछ ढूंढने आए हो? जियाओ मिंग कुछ और कहने में आलसी था क्योंकि नायक पहले ही भाग चुका था और उसने अपना हाथ लहराया। नहीं, मैं बस गुजर रहा था। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप बहुत छोटे हैं। आपको अकेले रहने में अधिक सावधान रहना चाहिए। भविष्य में अपने कमरे के दरवाजे को कसकर बंद करना चाहिए और जब आप खतरनाक तत्वों का सामना करते हैं तो सीधे मदद मांगे। रात में ड्यूटी पर मौजूद कानून लागू करने वाले जल्द ही पहुंचेंगे। ये कहने के बाद वह बिना देर किए वहां से चला गया। उसका उससे बातचीत करके करीब आने और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का कोई इरादा नहीं था। ये व्यक्ति गू सुनर किसी का भी अभिवादन करने और अच्छी तरह से घुलने मिलने में सक्षम प्रतीत होती थी, लेकिन वह अंदर से उदासीन थी और उससे आगे बात करना समय की बर्बादी थी। यदि जियाओ यान का आधी रात को लड़की के कमरे में घुसने का घिनौना व्यवहार न होता तो वह यहाँ तक नहीं होता। चट, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से बिस्तर पर चले जाओ। जम्हाई लेते हुए जियाओ मिंग और भी तेजी से चलने लगा। गू जुनर ठंडे चेहरे के साथ अपने कमरे में लौट आए और धीमी आवाज में पुकारने लगी, बूढ़ा लिंग। जैसे ही ये शब्द निकले, एक छाया चुपचाप प्रकट हुई। उसके सामने आधा घुटने टेककर अगर जियो मिंग यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि यह व्यक्ति गू जुन एर द्वारा जियो परिवार में लाए गए अंगरक्षकों में से एक था, लिंग यंग। याद, बूढ़े लिंग, मुझे अभी जो हुआ उसका विस्तृत विवरण दो। हाँ, लिंग यंग ने जल्दी से जो कुछ हुआ था उसका स्पष्ट विवरण दे दिया, जिसमें ये तथ्य भी शामिल था कि जियो मिंग पीछे पहाड़ पर सो गया था और ये तथ्य कि पहाड़ से नीचे आने के बाद वह शुरू से ही कोने में बैठा जियो यान का इंतजार कर रहा था। जियो परिवार बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से ये सब 7 सितारा डू सम्राट लिंग यंग की आंखों से छिपा नहीं सकता था। लिंग यंग की रिपोर्टिंग समाप्त होने के बाद गू सुनर का छोटा सा चेहरा तुरंत बर्फ से ढक गया क्योंकि उसने उस जियो यान के बारे में सोचा जिसके पास एक अश्लील मुस्कान थी और जो वास्तव में उसके कमरे में घुसने ही वाला था। लिंग यंग, मुझे उम्मीद है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये बूढ़ा नौकर था जो लापरवाह था। लिंग यंग, जो आधा झुका हुआ था, पसीने से तरबतर था, वह जानता था कि मिस सुनर का क्या मतलब था। वह नहीं चाहती थी कि अगली बार कोई ऐसा हो जो आधी रात को उसकी दीवार पर चढ़ सके। जिसके बारे में बोलते हुए लिंग यंग को भी थोड़ा अजीब लगा। अपने चरित्र के अनुसार जब वह जियो यान जैसे किसी व्यक्ति से मिला जो आधी रात को अपनी खुद की मिस की दीवार पर चढ़ गया, तो वह उसके पास गया होगा और बहुत समय पहले एक सुअर का चेहरा छोड़ दिया होगा। यहाँ तक कि अगर उसके बगल में कोई होता तो वह उसे एक छोटी सी दुर्घटना का शिकार बना सकता था, जो उसकी ताकत डू सम्राट के लिए बेहद आसान था। इस बार वह नहीं जानता कि क्यों, लेकिन वह वास्तव में उदासीन था। उसने लगभग जियो परिवार के तीसरे युवा मास्टर को चुपके से अंदर जाने दिया। अच्छा हुआ कि जियो यान को उस जियो मिंग ने रोक दिया, अन्यथा उसने एक बड़ी गलती की होगी। वह परिणाम ये सोचकर लिंग यंग कांपने से खुद को रोक नहीं पाए और उसे लगने लगा कि जियो यान का अभी भी प्यारा चेहरा एक घिनौने चेहरे में बदल गया है। अगली बार अगर इस बदमाश ने फिर आने की हिम्मत की तो आप देखेंगे कि मैं कैसे उसके कुत्ते जैसे पैर तोड़ दूंगा। चूक, कैसे ऐसी चीज हो सकती है जिसे कलंकित किया जा सके। गू सुन एर ने लिंग यंग की उग्र निगाहों पर ध्यान नहीं दिया और अपना हाथ हिलाया। बस, अब तुम वापस जा सकती हो। हाँ, एक सीटी के साथ लिंग यंग दृश्य से गायब हो गया। जियो मिंग, कितना अजीब इंसान है। अगले दिन जियो यान बेचैनी से उठा। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे डांटेंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियो जान ऐसे व्यवहार करेगा जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं है। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे समझ में आया कि जियाओ मिंग और जियाओ जुनर ने कल जो कुछ हुआ था उसे सार्वजनिक नहीं किया था और वह राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया क्योंकि उसने डुकुई के साथ प्रयोग करने का विचार भी त्याग दिया। इससे लिंग यंग की गणनाएं, जो जियो यान को अच्छी तरह से पीटने की प्रतीक्षा कर रही थी, धरी की धरी रह गईं। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही दूसरा जीवन सिमुलेशन शुरू करने का समय आ गया। जियाओ मिंग वापस पहाड़ की पीठ की ओर भाग गया। जियाओ मिंग को यहाँ आने में अधिक से अधिक आनंद आने लगा क्योंकि पहाड़ के पीछे का भाग साफ और शांत था और जियाओ परिवार की ज्यादा नजरें उस पर नहीं थीं। पिछली बार से छिपे हुए कोने में
जियाओ मिंग क्रॉस लेक बैठा था और अपने मन में चिल्ला रहा था, जीवन सिमुलेशन शुरू करें। डिंग, वर्तमान सिमुलेशन की संख्या 1 है। सिमुलेशन शुरू करें। पहला दिन, आप जल्दी उठे और पूरे दिन साधना की। दिन 2, आप खेती करने के लिए जल्दी उठ गए और जियो परिवार के पहाड़ के पीछे आपको एक सांप ने काट लिया, जिसे आपने मार दिया और पता चला कि यह सांप की एक गैर विषैली प्रजाति है। दिन 3, आप सांप भगाने वाले पाउडर और कीट भगाने वाली दवा खरीदने के लिए जियाओ परिवार के बाजार गए, क्योंकि आप भी जियाओ परिवार के सदस्य हैं। दवा पर 20% की छूट थी। आप अच्छे मूड में घर गए और एक दिन तक खेती की। दिन 22, आप द डिसिपल के तीसरे स्टार की खेती और आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दिन 23, परिवार ने एक और डूक्यूई परीक्षण किया। आपने देखा कि साथी जियो यान, जो एक पुनर्जन्मकर्ता भी है, ध्यान का केंद्र था, लेकिन आप उदासीन थे। दिन 24, आप बाजार में घूमते रहे और आपको हुआंग इंटरमीडिएट रैंक 2 तकनीक मिली। चूंकि आप बहुत गरीब थे, आपने देखा कि इसे कैसे खरीदा गया। दिन 87, आप साधना करने के लिए जल्दी उठते हैं और डू डिसिपल के चौथे सितारे की ओर बढ़ते हैं। दिन 97, आप जियो परिवार डू तकनीक हॉल की ओर जाते हैं। अब तक आपके अधिकांश सहपाठियों ने पहले ही डूक्यूई की खेती कर ली है। आप इसमें आसानी से प्रवेश करते हैं और निम्न श्रेणी हुआन क्लास टाइगर पावर फिस्ट सीखते हैं। आप बहुत दुखी हैं कि आप केवल इस घटिया निम्न स्तरीय डू तकनीक को ही सीख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दिन 98, आप उठते हैं और अपनी डू तकनीक का अभ्यास करने के लिए पहाड़ी के नीचे जाते हैं। प्रायोज BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C6, क्यूई विधि। अध्याय 6, क्यूई विधि। दिन 292, आप शहर में घूम रहे हैं और सुनते हैं कि मित्तल नीलामी घर में स्टोरेज रिंग्स की नीलामी हो रही है। स्टोरेज रिंग को अपने शरीर पर छूते हुए आप मुस्कुराते हैं। दिन 357, जियो कबीला एक बार फिर से डूक्यूई साधना परीक्षण आयोजित करता है। युवा पीढ़ी को परीक्षण के लिए मंच पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। आप भीड़ की निगाहों के नीचे अपने 7वें स्टार डू शिष्य शक्ति को प्रकट करते हैं। जियो कबीला हैरान है। दिन 358, आपकी साधना प्रतिभा के कारण कबीले ने आपको एक दासी और 2 रक्षक दिए और धीरे धीरे आपकी प्रतिभा की खबर फैल गई। दिन 360, आपने जियो निंग और अन्य बच्चों के साथ खेलने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और अकेले ही साधना की। दिन 535, आपने अपने ऊर्जा लबादे को संघनित किया और डू प्रैक्टिशनर के पास पहुंचे। आपने कबीले के बुजुर्गों को इसके बारे में सूचित किया, क्यूई विधि प्राप्त करना चाहते थे। दिन 537, आपने अपनी डूक्यूई विशेषता को अग्नि के रूप में मापा और निराश थे कि आप लकड़ी की विशेषता के बिना गोली शोधक नहीं बन सकते। आपकी बेहतर प्रतिभा के कारण आपको क्यूई विधि चुनने के लिए डूक्यूई मंडप में जाने की मंजूरी दी गई और डूक्यूई मंडप में हुआन क्लास की उच्च स्तरीय क्यूई विधि अग्नि शोधन प्राप्त की। दिन 662, जयानान अकादमी की प्रवेश टीम वुतान सिटी में आए और आप इतने प्रतिभाशाली थे कि आपने प्रशिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया और सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दिन 663, आपके जाने से पहले ग्रैंड ने आपको 30,000 सोने के सिक्कों के साथ एक चांदी का कार्ड दिया। दिन 672, आप जयानान अकादमी पहुंचते हैं। आप उत्साहित हैं और महसूस करते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल है। दिन 1700, आप प्रशिक्षण के लिए जयानान अकादमी की कानून प्रवर्तन टीम में शामिल होते हैं और अपने लिए एक कानून प्रवर्तन पोशाक तैयार करते हैं। दिन 2480, आपने ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में बहुत लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया और आग से जहर खा गए। दिन 2498, आपने अग्नि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कीमती औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र की। अग्नि ऊर्जा का उपयोग अग्नि विष को हल करने के लिए एक औषधि खरीदने के लिए किया, ये सोचकर कि आप कितने थके हुए थे। अमीर कीमियागरों से ईर्ष्या की और इस तथ्य पर अफसोस जताया कि आपके पास कीमियागर की प्रतिभा नहीं थी। दिन 2499, आप साधना करने के लिए ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर की ओर जाते हैं। दिन 3400, आप गए। दिन 3401, आप शहर में सुनते हैं कि पास में एक गुप्त क्षेत्र खुल गया है और आप वहां चले जाते हैं। दिन 3402, आपको बहुत से विशेषज्ञ नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि खबर अभी तक फैली नहीं है और उस रात गुप्त क्षेत्र खुल जाता है। दिन 3420, आपको पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से गुप्त क्षेत्र बहुत पुराना और खतरनाक है
और आपको पता चलता है कि यह पहली बार है जब इसे दूसरों ने आपको जो बताया है उसके अनुसार खोला गया है। गुप्त क्षेत्र में आपको डी क्लास विंड एंड थंडर ट्विन विंग्स की इंटरमीडिएट लेवल 2 तकनीक और डी क्लास राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स की उच्च स्तरीय क्यूई विधि प्राप्त होती है। दिन 3421 आपने टकराव में लड़ाई की और छठी श्रेणी के अमृत जुबान वू डैन की 5 बोतलें छीन ली। दिन 3422 आपने उनके एक दूसरे से लड़ने का फायदा उठाया और उनका लक्ष्य जुबान बिंग ब्लूग्रास चुरा लिया। दिन 3423 आप घेर लिए गए और घायल हो गए, अंततः आप भागने में सफल रहे। दिन 3427 आपको पता चलता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते और आपके साथ प्रवेश करने वाले सभी लोग गुप्त क्षेत्र में फंस गए हैं। दिन 3430 गुप्त स्थान अस्थिर हो जाता है और आप घबरा जाते हैं, अपनी बुरी किस्मत को कोसते हैं। दिन 3434 गुप्त क्षेत्र टूट जाता है और आप मर जाते हैं। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभा तत्वों को निकालना। वर्तमान में उपलब्ध 10 स्वर्ण सिक्के, हुआन वर्ग की मध्यवर्ती लड़ाई तकनीक, फाइटिंग हैंड, डी वर्ग की उच्च स्तरीय क्यूई विधि, राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स। कृपया एक का चयन करें। जियाओ मिंग। सिमुलेशन के परिणामों को देखते हुए जियाओ मिंग सचमुच अवाक रह गया। सिमुलेशन में हताश मौत का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, क्या उसे चुनना भी था? एक मूर्ख भी जानता है कि उसे क्या चुनना है। हालांकि जीवन सिम्युलेटर यादृच्छिक रूप से तत्वों को निकालता है और वास्तव में 3 में से एक अच्छी चीज का होना बहुत अच्छा है। जियो मिंग को केवल यह उम्मीद थी कि जीवन सिम्युलेटर में भविष्य में एक गारंटी तंत्र होगा ताकि 1 सोने के सिक्के, 2 सोने के सिक्के और 3 सोने के सिक्कों का विकल्प कभी भी दिखाई न दे। यदि नहीं तो वह सचमुच इसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। डिंग। कृपया एक आइटम का चयन करें। मैं डी क्लास राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स की उच्च स्तरीय क्यूई विधि चुनता हूँ। अपने सामने आए सफेद जेड पर्ची को आसानी से पकड़ते हुए जियाओ मिंग ने एक पल के लिए चौड़ी आंखों से उस तकनीक का अध्ययन किया जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को उड़ा सकती थी। जेड पर्ची एक अपरिचित चमकदार सफेद जेड से बनी थी जिसकी परिधि के चारों ओर अजीब शब्द खुदे हुए थे और पूरी चीज उसके हाथ में एक अवर्णनीय गर्म एहसास पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जियाओ मिंग को कुछ पता चल गया है और अपने संदेह की जांच करने के लिए उसने जेड स्लिप में डूक्यूई का एक इंजेक्शन लगाया। मूलतः वह केवल इसका परीक्षण कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि डूक्यूई वास्तव में आसानी से इसमें समा जाएगी। ये सचमुच कुछ अजीब बात है। भौहें सिकोड़ते हुए जियो मिंग ने डूक्यूई का एक और अंश इंजेक्ट किया जो अभी भी आसानी से अवशोषित हो गया था। इसके बाद चाहे डूक्यूई जियाओ मिंग ने कितना भी इंजेक्शन लगाया हो, जेड स्लिप ने हमेशा इसे अवशोषित कर लिया और कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ। अधिक से अधिक इसके चारों ओर सफेद रोशनी थोड़ी उज्ज्वल लग रही थी। उच्च स्तरीय क्यू विधि की जेड स्लिप डूक्यू को कैसे अवशोषित कर सकती है? ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। मुझे नहीं पता कि यह किस सामग्री से बनी है। बहुत अधिक डूक्यूई का इंजेक्शन लगाने के बाद जियो मिंग जमीन पर गिर गया और थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद वह अचानक बैठ गया। चाहे जो भी हो, आइए पहले देखें कि इस क्यूई विधि को कैसे विकसित किया जाए। जेड स्लिप को अपनी भौहों के पास रखते हुए उसने अपनी मानसिक धारणा पर ध्यान केंद्रित किया। इसके तुरंत बाद जियाओ मिंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और जोर से हंसने लगा, फिर कुछ देर बाद शांत हो गया। स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग के खुश होने का एक कारण था। मूल रूप से जब उन्होंने जुड़वा आत्माओं का उदय चुना तो उन्हें चिंता थी कि इस क्यूई विधि की विशेषताएं उनकी अपनी विशेषताओं से भिन्न होंगी। आखिरकार जब जीवन सिम्युलेटर ने विकल्प दिए तो यह वास्तव में अधिक विवरण नहीं दिखाता था, इसलिए यदि विशेषताएं अलग थीं तो उनके लिए ये क्यूई विधि एक ऐसा अस्तित्व होगा जिसे देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता है, जो उन्हें मौत तक निराश कर देगा। लेकिन जेड पर्ची पर दी गई जानकारी को प्राप्त करने और उस पर नजर डालने के बाद उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस तकनीक में कोई विशेषता नहीं थी। बेशक ये वह बात नहीं थी जिसने उसे इतना खुश किया, बल्कि यह कि क्यूई विधि बहुत शक्तिशाली थी। जानकारी के अनुसार उन्होंने जाना कि जुड़वा आत्माओं का उदय क्यूई विधि के 2 प्रकार थे। एक विशेष वस्तुओं को खाकर शरीर के अंदर एक विशेष आत्मा बनाना था जो पहले बहुत कमजोर हो सकता था लेकिन बाद में स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक वस्तुओं को खाकर बढ़ सकता था और अंततः आध्यात्मिक बुद्धि को भी जन्म दे सकता था जो दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर सामान्य आंदोलनों से कहीं बेहतर होगा। दूसरे प्रकार का अभ्यास एक बहुत ही सामान्य अभ्यास विधि है, ठीक वैसे ही जैसे कि सामान्य क्यूई विधि। पहले प्रकार की तुलना में
दूसरे प्रकार में खुद को एक आत्मा के रूप में ऊपर उठाना होता है। जितना अधिक साधना स्तर होता है उतना ही वह खुद को ऊपर उठाता है। उसकी खुद की ढूंढी हुई लचीलापन, आध्यात्मिक धारणा और शारीरिक शक्ति सभी समान स्तर के सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस तरह की प्रशिक्षण विधि की सीमाएं हैं और एक निश्चित स्तर से ऊपर वृद्धि इतनी अधिक नहीं होगी। आखिरकार यह एक उच्च स्तरीय डी क्लास तकनीक थी, इसलिए यह स्तर बहुत सामान्य था। लेकिन क्या होगा अगर जियाओ मिंग ने कहा कि इन दोनों का अभ्यास एक साथ किया जा सकता है? न केवल उनका अभ्यास एक साथ किया जा सकता है, बल्कि एक साथ अभ्यास करने पर वृद्धि भी होती है। साथ ही अभ्यास करने से शरीर का शरीर के अंदर स्थित आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध हो सकता है, जिससे आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी के आश्चर्यों को ग्रहण करने का अवसर मिलता है और आत्मा को पुनः पोषण मिलता है। कुछ चीजें मानव शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती हैं, लेकिन आत्मा को ऐसी कोई चिंता नहीं होती है और वह जितना चाहे उतना ग्रहण कर सकती है। और चूंकि आत्मा से फीडबैक हमेशा मिलता रहता है, इसका अर्थ है कि इसे हमेशा मजबूत किया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली की हुई विधि वास्तव में केवल डी क्लास के उच्च स्तर पर ही है। ऐसा लगता है कि यह याओ लाओ के ज्वाला मंत्र के लगभग समान शक्तिशाली है। प्रायोजित सामग्री BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C7 2 वर्ष अध्याय 7:2 वर्ष। जियाओ मिंग फ्लेम मंत्र से मोहित हुए बिना नहीं रह सका। यह एक ऐसी तकनीक है जो विकसित हो सकती है। दुर्भाग्य से अतीत में याओ लाओ ने इसे हान फैंग को भी नहीं दिया था, जिसे उसने बचपन से पाला था, तो वह इसे उसके जैसे अजनबी को कैसे दे सकता था। केवल भाग्य का नायक जियाओ यान ही उसका पक्ष जीत सकता था। मूल रूप से जियाओ मिंग को अभी भी उम्मीद थी कि लाइव सिम्युलेटर फ्लेम मंत्र का चयन करेगा, लेकिन अब जब उसके पास राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स था, तो जियाओ मिंग के फ्लेम मंत्र के विचार धीरे धीरे फीके पड़ गए। यद्यपि राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया था कि यह विकसित हो सकता है या नहीं, विभिन्न तकनीकों के बीच का अंतर अभ्यासकर्ता की अपनी ताकत में वृद्धि थी। जितना अधिक जियाओ मिंग ने विचार किया, उतना ही उसे लगा कि राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ट्विन स्पिरिट्स का उदय फ्लेम मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली है? ये केवल डी क्लास की एक उच्च स्तरीय की हुई विधि कैसे हो सकती है? डी क्लास केवल एक विधि की खेती करके दी गई रैंक नहीं हो सकती है ना? की हुई विधि की ज़ैड पर्ची को सहलाते हुए अपनी उंगलियों से आने वाले नाजुक स्पर्श के साथ जियो मिंग को लगा कि वह सही हो सकता है। 2 तरीकों से ट्विन स्पिरिट्स के उदय की खेती करना आसान नहीं था। पहली खेती विधि में खेती में सहायता के लिए विशेष वस्तुओं की आवश्यकता थी और विशेष वस्तुओं को ढूंढना आसान नहीं था। विशेष वस्तुओं के बिना केवल दूसरी खेती विधि का उपयोग किया जा सकता था। दूसरी साधना विधि वास्तव में डी क्लास की उच्च स्तरीय की हुई विधि के प्रदर्शन के अनुरूप थी। हे, सौभाग्य से इस विशेष वस्तु को अब मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मुझे नहीं पता होता कि इसे कहाँ खोजना है। ट्विन स्पिरिट्स के उदय के लिए आवश्यक विशेष वस्तु को राइज ऑफ स्पिरिट ज़ैड कहा जाता था और इस सिम्युलेटर द्वारा दिए गए ट्विन स्पिरिट्स के उदय को राइज ऑफ स्पिरिट ज़ैड पर उकेरा गया था, जिससे जियाओ मिंग को बहुत प्रयास से बचाया गया। ऐसा कहा जाता है, इस तरह की तकनीक उस गुप्त क्षेत्र को प्राप्त करने में सक्षम होना वास्तव में कुछ खास है। जियो मिंग को याद आया कि सिम्युलेटर जीवन में कई अच्छी चीजें दिखाई दी। दुर्भाग्यवश वह गुप्त क्षेत्र एक बड़ा जाल है, उसमें प्रवेश करने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। अधिक अच्छी चीजें होना बेकार है, अन्यथा यदि भविष्य में गुप्त क्षेत्र खुले तो उसे देखने जाना अच्छा होगा। जियो मिंग ने अपना सिर हिलाया। सिम्युलेटर में उल्लिखित शहर को देखते हुए भविष्य में वहां न जाना ही सबसे अच्छा था। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन असली गुप्त क्षेत्र खुल जाए और वह गलती से उसमें प्रवेश कर जाए। क्या वह बिना दफनाए शरीर के बिना नहीं मर जाएगा? इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना आह भरते हुए और की हुई विधि ज़ैड पर्ची को अपने स्टोरेज रिंग पर डालते हुए जियो मिंग ने पीछे के पहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता देखा। ... पानी पूर्व की ओर बहता है, पत्तियां एक के बाद एक गिरती हैं और खेती में समय लुप्त हो जाता है। ओह! जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने मंद रोशनी वाले कमरे में अपने शरीर के अंदर दूधिया सफेद ऊर्जा के आवरण को देखा। मैंने तीसरे स्टार डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच बना ली है। समय की उल्टी गिनती कर रहा हूं। जल्द ही जियानान अकादमी में प्रवेश शुरू हो जाएगा, है ना? उनके पहले जीवन अनुकरण को 1 वर्ष से अधिक और लगभग 2 वर्ष हो चुके थे। इस समयावधि के दौरान उन्होंने दर्जनों जीवन सिमुलेशन किए और काफ़ी अच्छी चीज़ें एकत्रित की। क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहीं बीच में स्थित था और शाओ मिंग डू अभ्यासी चरण में अपनी साधना गति से काफ़ी संतुष्ट था,
उसने जीवन सिम्युलेटर से कोई ऐसा अमृत नहीं चुना जो उसकी साधना गति को बढ़ा सके। इसके बजाय साधना स्तर ने कमोबेश पहले जीवन सिम्युलेटर के परिणामों का अनुसरण किया तथा उससे बहुत कम प्रभाव के साथ कदम दर कदम सुधार हुआ। दस्तक दस्तक दस्तक, बाहर का हैंडल क्लिक की आवाज के साथ बज उठा। यह क्या है? युवा मास्टर ज़ियाओ मिंग, कुलपति और बुजुर्गों ने आपको आने के लिए कहा है। समझ गया, मेरा इंतजार करो। इन 2 वर्षों में जीवन सिम्युलेटर से गुजरने के बाद और यह जानने के बाद कि जब तक वह सावधान रहेगा उसकी प्रतिभा को उजागर करना बहुत खतरनाक नहीं होगा। जब समय करीब आ रहा था तो जियो मिंग ने सीधे अपनी खेती को उजागर किया। वास्तव में इसे उजागर न करना संभव नहीं था। उस समय जियो परिवार ने सही उम्र के सभी बच्चों को परीक्षण के लिए मंच पर जाने के लिए कहा और निश्चित रूप से जियो मिंग को भी मंच पर जाना पड़ा। जियो मिंग को अभी भी उस क्षण का दृश्य याद है। जियो परिवार के अन्य सभी बच्चे पहले स्टार डू डिसिपल पर थे और केवल जियो यान दूसरे स्टार डू डिसिपल पर था। जब उसकी बारी आई तो जादुई पत्थर की गोली ने 7 सितारे डू डिसिपल दिखाए, जिसने सीधे पत्थर की गोली के बगल में बैठे उपयाजक को घुटन दी। दर्शकों की भीड़ भी अविश्वास में थी। उन्हें लगा कि टैबलेट क्षतिग्रस्त हो गया है। जब बाद में ये पुष्टि हुई कि जादुई पत्थर की गोली क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी तो सभी के चेहरे लाल हो गए और आंखें लाल हो गईं, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जियो मिंग वास्तव में उनके विचारों को समझता था। जियो यान 12 साल की उम्र में एक डू प्रैक्टिशनर बन सकता था और जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध हो सकता था। वह 5 साल का था और खेती की इस दर पर वह निश्चित रूप से 6 साल की उम्र में एक डू प्रैक्टिशनर बन सकता था। यह अंतर कोई छोटी बात नहीं थी। जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध होने का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि आसपास के दर्जनों साम्राज्यों में भी कोई समस्या नहीं होगी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि हर कोई चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता था जब उन्हें पता चलता था कि उनके परिवार में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके बाद जियो परिवार की पहली प्रतिभा का खिताब, जिसे जियो यान ने लंबे समय तक नहीं रखा था, जियो मिंग के पास आ गया, जिसका जियो परिवार में उपचार आसमान छू गया। अपने छोटे से चारपाई से एक छोटे से स्वतंत्र आंगन में स्थानांतरित हो गया और उसका मासिक वेतन भी बढ़ गया। प्रतिभाशाली लोगों के साथ व्यवहार वास्तव में अलग है। पहले कुलपति और बुजुर्ग मुझ जैसे पारदर्शी व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते थे और वे मुझे बुलाने के लिए आमंत्रण शब्द का उपयोग नहीं करते थे। अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लाभ स्पष्ट थे, लेकिन ज़ियाओ मिंग आत्मसंतुष्टि में खो नहीं जाएगा और परिणाम स्वरूप अहंकारी नहीं बनेगा। ये पूरी बात उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अगर वह थोड़ी सी चापलूसी और प्रशंसा सहन नहीं कर सकता था और आंख मूंद कर अहंकारी नहीं बन सकता था, फिर वह साधना क्यों कर रहा था? और इस तरह की प्रतिभा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जियामा साम्राज्य में मजबूत कही जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों के सामने, जैसे कि एक निश्चित शोकपूर्ण विषनिकाय या डूडी रक्त रेखा, उसमें और कचरे में क्या अंतर है? दरवाजे के बाहर बूढ़ा बटलर था जो खबर देने आया था। बूढ़े बटलर के बारे में बात करते हुए जियो मिंग उसका नाम नहीं जानता। वह केवल इतना जानता है कि वह पुराने कुलपति जियो लिन का अनुसरण करता रहा है। जियो परिवार के अन्य लोग भी उसे बूढ़ा बटलर कहते हैं, इसलिए जियो मिंग ने भी ऐसा ही किया। बटलर के पीछे पीछे ज़ियाओ मिंग ने अपना मुंह खोला और पूछा, बूढ़े बटलर, क्या आप जानते हैं कि कुलपति और बुजुर्ग मुझे क्यों बुला रहे हैं? खांसी, ये बूढ़ा नौकर निश्चित नहीं है, लेकिन ये युवा मास्टर ज़ियाओ मिंग से आपकी भविष्य की साधना के बारे में पूछना चाहिए, है ना? मेरी भावी साधना? बूढ़े बटलर की आवाज़ सुनकर ज़ियाओ मिंग गहरी सोच में डूब गया। सिम्युलेटर ने 3 दिन पहले इस मामले का उल्लेख नहीं किया था। जियो मिंग आश्चर्यचकित नहीं था। तितली प्रभाव नामक कुछ था। सिम्युलेटर होने के बाद वह जानता था कि नकली जीवन का उपयोग केवल संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। जियो परिवार परिषद हॉल ज्यादा दूर नहीं था। वे दोनों साधक थे और जल्द ही हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। ओह, युवा मास्टर ज़ियाओ मिंग, कुलपति और बुजुर्ग अंदर हैं। बूढ़े नौकर को काम है इसलिए वह अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी बूढ़े बटलर, तुम पहले जाओ और काम पर लग जाओ। युवा मास्टर जियो मिंग बहुत विनम्र है। बूढ़ा बटलर मुस्कुराया और धीरे से चला गया। ज़ियाओ मिंग ने प्रवेश द्वार पर लगे नाम पट्टिका को देखा और अपना सिर ऊंचा करके हॉल में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खोला। हॉल बहुत विशाल था और उसमें भीड़ नहीं थी। ऊपर की कुछ ही सीटें भरी हुई थीं और वहां केवल 4 लोग थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और 3 उदासीन दिखने वाले बूढ़े आदमी। ज़ियाओ मिंग ने उन्हें कबीले के नेता ज़ियाओ झान और 3 बुजुर्गों को पहचान लिया। जियो मिंग, क्या तुम यहाँ हो? जब उन्होंने देखा कि आगंतुक ज़ियाओ मिंग था तो बुजुर्गों के चेहरे पर उदासीनता गायब हो गई और अत्यंत चिंतित मुस्कान में बदल गई। प्रायोजित सामग्री।
BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C8 जेआनान अकादमी और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय 832 गुना अध्याय 8 जेआनान अकादमी और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय। झुर्रीदार किशमिश की तरह मुस्कुराते हुए कई लोगों के बुरे चेहरों को नजरअंदाज करते हुए जियो मिंग जल्दी से आगे बढ़ा और झुककर कहा, कुलपति, 3 बुजुर्ग, ज्यादा विनम्र मत बनो, बैठो और चलो बातें करते हैं। जियो झान जवाब देने ही वाला था कि सबसे बड़े एल्डर उसके सामने आ गए और जल्दी से बोले, ये बूढ़ी लोमड़ी। जब उसके अपने शब्द छीन लिए गए तो जियो झान को अंदर से कुछ झुंझलाहट महसूस हुई। वह जानता था कि इन बुजुर्गों के मन में क्या है। वे सिर्फ प्रतिभाशाली जियो मिंग को जीतना चाहते थे। जियो परिवार के लिए, जो केवल वुतान शहर में ही छिप सकता था, जियो मिंग जैसी क्षमता वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति की परिवार में कोई छोटी आवाज नहीं है। इसके अलावा जियाओ मिंग का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए जियाओ परिवार के सभी सदस्यों का जियाओ मिंग की चापलूसी करना सामान्य बात थी। जियो मिंग को देखते हुए, जो पहले से ही एक सीट पर बैठ चुका था और एक परिपक्व और स्थिर तरीके से व्यवहार कर रहा था, जियो झान को किसी तरह अपने बेटे जियो यान की याद आ गई। चूंकि जियो मिंग कहीं से भी प्रकट हो गया था, इसलिए उसने अपनी सामान्य लापरवाह उपस्थिति खो दी थी और इसके बजाय वह साधना के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। संभवतः इस प्रक्रिया में उसे बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा था। जियाओ मिंग ने बैठने के बाद सबसे पहले बुजुर्गों के साथ नमस्ते नमस्ते का आदान प्रदान किया, लेकिन इसमें थोड़ा पीढ़ीगत अंतर था क्योंकि उनके बीच उम्र का बड़ा अंतर था। और कुछ अजीब बातचीत के बाद जियाओ मिंग ने अपने सवाल उठाए। कुलपति और बुजुर्गों, जियाओ मिंग को यहाँ बुलाने का क्या कारण है? जियो मिंग के प्रश्न से जियो झान अपने चिंतन से जाग गया। कुछ नहीं, हम तो बस आपसे आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछना चाहते थे। भविष्य की योजनाएं? हाँ, उससे पहले क्या आप हमें अपनी वर्तमान साधना के स्तर के बारे में बता सकते हैं? जियाओ मिंग थोड़ा हैरान था। भविष्य की योजना का वर्तमान खेती के स्तर से क्या संबंध है? वास्तव में इसका इससे कोई खास लेना देना नहीं है, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। जियो झान ने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ। अन्य बुजुर्गों ने भी उत्सुकता भरी नजरों से देखा। जियाओ मिंग ने अपनी डू प्रैक्टिशनर शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद मैजिक स्टोन मॉन्यूमेंट टेस्ट में जाना बंद कर दिया, क्योंकि हर बार जब वह टेस्ट देता था तो छोटे बच्चों का एक समूह उसे घेर लेता था, लगातार बकबक करता और उसे परेशान करता था। अपने कबीले के सदस्यों की निकटता के कारण जियाओ मिंग नाराज नहीं हो सकता था और उन्हें डांट नहीं सकता था, इसलिए वह बाद में डू की हुई परीक्षण में नहीं गया और दूसरों ने कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार प्रतिभाशाली लोगों के पास हमेशा विशेषाधिकार होते हैं, है ना? जियो झान और अन्य लोगों को सांस रोककर देखते हुए देखकर जियो मिंग ने इसे छिपाया नहीं और हल्के से बोला, ये पहले से ही 3 सितारे डू प्रैक्टिशनर है। हिस, जियो झान और कुछ बुजुर्गों ने ठंडी हवा की सांस ली। एक 6 वर्षीय 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर, यह नरक के समान भयानक था। जियाओ मिंग ये देखकर कि वे इतने सदमे में थे कि उनकी आंखें बाहर आने वाली थीं, थोड़ा अवाक रह गया। डू अभ्यासी चरण की साधना गति पहले से ही डू शिष्य चरण की तुलना में तेज थी और उसकी पिछली साधना गति को देखते हुए ये साधना गति सामान्य से अधिक थी। यदि यह आधार न होता तो वह और भी तेजी से साधना कर सकता था। हल्की खांसी करते हुए उन्होंने उन्हें होश में आने की याद दिलाई। कई बुजुर्गों, क्या हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये ठीक है। वास्तव में हमने आपको सिर्फ आपके भविष्य की योजना बनाने के लिए बुलाया था। आप हमारे परिवार की स्थिति से कमोबेश अवगत हैं। जियो परिवार वास्तव में एक बड़ा परिवार नहीं है। BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम C9 प्रवेश अध्याय 9 प्रवेश। थोड़ी देर तक हॉल में मौजूद जियाओ झान और अन्य लोगों से बात करने और महाद्वीप में घूमने के दौरान मिले अनुभवों के बारे में सुनने के बाद जियाओ मिंग अच्छी फसल के साथ अपने स्वतंत्र आंगन में लौट आया। अपनी यात्रा के दौरान 30,000 स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त उन्होंने निम्न स्तरीय जुबान श्रेणी की अग्नि विशेषता वाली डू तकनीक, साथ ही कई उच्च स्तरीय हुआंग श्रेणी की डू तकनीकें भी अर्जित की। इसके अलावा जियाओ फैमिली मार्केट में निम्न श्रेणी की हीलिंग और क्यूई रिटर्न गोलियां भी बेची गईं। कुल मिलाकर उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी और यह कहा जा सकता है कि कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं था। बिस्तर पर बैठकर उसने ये सारी चीजें अपनी गर्दन पर लगे स्टोरेज रिंग में डाल ली। जियो मिंग बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया। परिचित माहौल उसके दिमाग में बना रहा, क्योंकि जियो मिंग सोच रहा था कि जियो झान और ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों ने अचानक उसे इतनी सारी अच्छी चीजें क्यों दी। ऐसा लगता है कि असली जियाओ यान जब जियाओ परिवार छोड़कर गया था तो वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था, है ना? अरे नहीं, जियो मिंग को अचानक याद आया कि मूल में
जियोयान ने जाने से पहले खुद को माफ किया था कि उसके पास एक रहस्यमय मजबूत गुरु है और उसने जियो परिवार को गोलियों को परिष्कृत करने में मदद की थी और आय के हिस्से के रूप में उसे सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के मिले थे। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह चला गया तो उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। वास्तव में अब जियो मिंग को इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी। जियो परिवार के 30,000 सोने के सिक्के उसके लिए खर्च करने योग्य थे। जीवन सिमुलेशन के दौरान 1 मिलियन सोने के सिक्कों का विकल्प था और उसने अन्य बेहतर चीजों की कमी के कारण उस विकल्प को चुना। ये कहा जा सकता है कि तरलता के मामले में वुटान सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे खेल में हरा सके। मुझे लगता है कि 30,000 स्वर्ण सिक्के कुछ न होने से बेहतर थे। और जहां तक उन गोलियों का सवाल है तो जियो मिंग के पास बहुत पहले से ही एक पूरी किट थी। केवल जुबान क्लास 2 तकनीक ही जियाओ मिंग के लिए मूल्यवान थी, बाकी कुछ भी नहीं से बेहतर था। हालांकि यह मामला था, जियाओ मिंग वास्तव में अपने परिवार के प्रति बहुत आभारी था। आखिरकार उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा था और उन्हें देखभाल करने वाला माना जा सकता था। जियाओ मिंग एक ठंडे खून वाला जानवर नहीं था और स्वाभाविक रूप से अंदर से छुआ जाएगा। वैसे परिवार इतना कुछ दे रहा है, ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी, है ना? जियाओ मिंग की आंखें चमक उठी और ऐसा विचार अचानक बिना किसी कारण के उभरा। वास्तव में जियो मिंग ने वास्तव में यह अनुमान लगाया था। जियो झान और कंपनी वास्तव में डर गई थी कि जियो मिंग वापस नहीं आएगी। उनकी राय में हालांकि जियाओ मिंग का वर्तमान व्यवहार एक छोटे वयस्क की तरह है, वह केवल 6 साल का था और उसका व्यक्तित्व अभी तक पत्थर में स्थापित नहीं हुआ था। वह बाहर भटक सकता है और घर आकर खुश नहीं हो सकता, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपने परिवार में इकलौता बेटा है और उसके करीब कोई नहीं है, जिसका मतलब है कि उसका जियो परिवार से कोई संबंध नहीं है। मुझे डर है कि यदि वह 1 या 2 दशक बाद वापस नहीं आया तो शायद वह कभी वापस ही नहीं आएगा। हो सकता है कि वह किसी लड़की के बहकावे में आ जाए और कभी वापस न आए। जियानान अकादमी जियो परिवार से 1 लाख मील दूर है, इसलिए वे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? जियाओ मिंग अपने जियाओ परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर वह भाग गया तो वे किसे दोषी ठहराएंगे? ऐसा नहीं था कि वे जियाओ मिंग के ऊपर लेटकर उसका खून चूसना चाहते थे, लेकिन जब जियाओ मिंग बड़ा हो गया तो वहां रहने से अन्य शक्तियां डर जाएंगी और परिवार को बहुत लाभ होगा। परिवार में न रहना तो ठीक था, लेकिन हर नए साल के दिन या साल में 1 या 2 बार वापस आना भी ठीक था, है न? इसके लिए जियाओ मिंग को जियाओ परिवार की अच्छाई को याद रखना होगा, जिसके लिए उसने पैसे, गोलियां और युद्ध कौशल दिए थे। इस तरह की सोच कुछ हद तक उपयोगितावादी हो सकती है, लेकिन परिवार की निरंतरता इस पर निर्भर करती है। इसके अलावा प्रतिभाशाली लोगों को संसाधन देने की भी पुरानी परंपरा थी, और जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आता था तो उसे कुछ देना भी सामान्य बात थी। यदि उसके परिवार के जिनके पास बहुत कम पैसे हों और उसे छोटी छोटी चीजें खरीदने में सावधानी बरतनी पड़े तो सभी को ऐसा कहने में शर्म आएगी। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उनका जियो परिवार गरीब था। इन विचारों को जानने का जियाओ मिंग के पास कोई तरीका नहीं था। हालांकि अगर जियाओ मिंग वास्तव में जानता कि वे क्या सोच रहे थे तो वह बस यही कहता, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जब उसकी साधना का स्तर बढ़ जाएगा तो वह निश्चित रूप से जियामा साम्राज्य में वापस आ जाएगा। आखिरकार यहाँ कई उपयोगी लोग और स्वर्गीय खजाने थे। इसके अलावा जियाओ परिवार को बाद में आत्माओं के हॉल द्वारा निशाना बनाया जा सकता है और कबीले को खत्म करने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से लोगों को भेजा जा सकता है, इसलिए वह कैसे चुपचाप बैठ सकता है और इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है? कल जियानान अकादमी में प्रवेश है। जियो मिंग को साधना करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वह आलस से बिस्तर पर लेट गया, एक नर्म और आरामदायक कंबल में लिपटा हुआ, और अंततः गहरी नींद में सो गया। सुबह सुबह खिड़की की दूसरी तरफ सरसराहट करते हुए पक्षी चहचहा रहे थे और प्रकाश का एक स्तंभ खिड़की से होकर बिस्तर के सामने जमीन पर चमक रहा था, जो शायद आंगन में उगे हरे भरे पत्तों से आ रहा था, जो छायाओं से भरा हुआ था। बिस्तर पर जियाओ मिंग की आंखें हल्की सी बंद थीं। वह आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था और उसका मन उसके शरीर में डूब रहा था। उसकी शक्ति जितनी अधिक होगी, वह अपने शरीर के अंदर की स्थिति का उतनी ही गहराई से पता लगा सकेगा। डू प्रैक्टिशनर स्तर को पार करने के बाद उन्होंने बिना किसी गुरु की ही क्षमता हासिल कर ली थी। जैसे ही उसका मन उसकी पीठ के निचले हिस्से में डूब गया, एक हथेली के आकार का दूधिया सफेद बवंडर धीरे धीरे घूमने लगा और एक नेबुला के समान दूधिया सफेद ऊर्जा गैस की एक परत ने बवंडर की परिधि को घेर लिया।
जियाओ मिंग ने संतोष के साथ सिर हिलाया क्योंकि उसका मन छोटे बवंडर को देख रहा था। हालांकि वर्तमान बवंडर आकार में छोटा था, इसमें निहित ऊर्जा जियाओ परिवार में समान स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक थी। योग्यता स्वाभाविक रूप से जुड़वा आत्माओं के उदय के कारण थी। जब वह डू प्रैक्टिशनर के माध्यम से गया तो उसने हुआन क्लास हाई की विधि रिफाइनिंग फायर के बजाय ट्विन स्पिरिट्स के उदय को विकसित करने का विकल्प चुना, जो परिवार ने उसे दिया था, और अंततः स्पिरिट सेट के उदय के प्रभाव से वह अपनी की हुई विधि को दोगुना करने और उन्हें एक साथ विकसित करने में कामयाब रहा। आंतरिक निरीक्षण से पता चलता है कि अन्य की तुलना में उसकी सर्पिल ऊर्जा में एक और चीज थी, और दूध या सफेद सर्पिल ऊर्जा के केंद्र में उसी चमकदार दूध या सफेद द्रव्य का एक अंगूठे के आकार का धब्बा था। ये वह आत्मा थी जिसे जियाओ मिंग ने राइज ऑफ स्पिरिट सेट का उपयोग करके विकसित किया था। उसके मन की हल्की सी हलचल से बवंडर की आत्मा, जो सर्पिल ऊर्जा के साथ अंतःक्रिया कर रही थी, गायब हो गई। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ ऊपर उठाया तो देखा कि वह आत्मा, जो अभी अभी गायब हुई थी, उसकी तर्जनी उंगली के सिरे पर खुशी से नाच रही थी, मानो उसमें जीवन हो। जियो मिंग ने अपनी तर्जनी उंगली हिलाई और आत्मा तुरंत उड़ गई, एक अवशिष्ट छवि छोड़कर अंततः फर्श पर पत्थर की टाइलों में गायब हो गई। एक विचार के साथ फीकी आत्मा उसकी उंगली की नोक पर फिर से प्रकट हुई। उस आत्मा को देखकर जिसका रंग फीका पड़ गया था, जियो मिंग कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। आखिरकार मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों को नहीं खाया है। हालांकि मैं इसे दुश्मन से लड़ने के लिए अपने शरीर से बाहर बुला सकता हूँ, और इसकी शक्ति बुरी नहीं है, लेकिन ये स्थायी शक्ति अभी भी अच्छी नहीं है। यह एक या दो हित के बाद काम नहीं करेगी। फिलहाल मैं इसे केवल एक हत्या के हथियार के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें अभी भी केवल कमजोर आध्यात्मिकता है। मुझे डर है कि आध्यात्मिक बुद्धि को पैदा होने में बहुत समय लगेगा। हल्की सी राहत की सांस लेते हुए, अजीब चीजों के भक्षक को अपने दिमाग में रखते हुए और आत्मा को वापस अपने शरीर में लाते हुए जियो मिंग ने बाहर देखा। अब लगभग समय हो गया है। जेयानान अकादमी में प्रवेश इस समय शुरू हो जाना चाहिए था। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। जियाओ मिंग उठ गया और कपड़े पहने छोटे से आंगन से बाहर निकलकर रास्ते पर चलने लगा। उस कबीले को देखकर, जो अचानक बहुत खाली हो गया था, उसे अचानक बुरा एहसास हुआ। आज जेयानान अकादमी की प्रवेश टीम भूटान शहर में पहुंची और कबीले के अधिकांश लोग देखने के लिए सामने नहीं गए होंगे, है ना? जियाओ मिंग ने सोचा कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर जियाओ परिवार ऐसा था तो उसे डर था कि दूसरी जगहों के लोग भी ऐसे ही होंगे, और इस समय उसे डर था कि भूटान शहर का गेट और प्रवेश स्थल भीड़ द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया होगा। जब वह प्रवेश स्थल पर पहुंचा तो जियाओ मिंग के मुंह का कोना फड़क उठा। चीजें वास्तव में वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था। यदि चौक के किनारे व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर के लॉर्ड्स कार्यालय द्वारा सेना तैनात नहीं की गई होती, तो मुझे डर है कि वे उत्साहित लोग पहले ही वहां पहुंच गए होते। बहुत देर तक लोगों के समुद्र को घूरने के बाद जियो मिंग ने हल्के से आह भरी और अवसाद से भरे चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। इस स्थिति को देखते हुए उसे डर था कि आज परीक्षा पास करना थोड़ा मुश्किल होगा। प्रायोजित सामग्री: BTTH लाइव सिम्युलेटर सिस्टम। C10 प्रवेश प्रक्रिया जारी। अध्याय 10 प्रवेश प्रक्रिया जारी। विशाल चौक के चारों ओर आधा दर्जन चक्कर लगाने के बाद जियाओ मिंग अंततः चौक के केंद्र में रुक गया। वह मूलतः कम लोगों वाले किसी कमजोर स्थान की तलाश करना चाहता था, लेकिन चौक के पिछले हिस्से को छोड़कर, जो खाली था क्योंकि भारी हथियारों से लैस सेना ने उसे 2 या 3 परतों में घेर रखा था, अन्य सभी स्थान समान रूप से भीड़-भाड़ वाले थे। जियो मिंग के पास भी उन सैनिकों को पीछे के गेट से जाने देने की क्षमता नहीं थी, और अंत में वह केवल उसी स्थान पर वापस आ सकता था। चलो, ईमानदारी से इसमें शामिल होना बेहतर है। अपनी ऊंचाई के लाभ के साथ जियाओ मिंग ने अपने से कम 10 साल बड़े लोगों की भीड़ के बीच से आधे दिन तक गुजरने के बाद अंततः पसीने से लथपथ सिर के साथ बाहर निकला। ओह, मैं आखिरकार बाहर आ गया। अच्छी बात यह है कि इन मौज मस्ती करने वाले लोगों में से अधिकांश की साधना मेरी तरह उच्च नहीं है, अन्यथा मुझे अंदर ही तड़पना पड़ता और मरना पड़ता। दूर नहीं खुले हरे रंग के तंबू को देखते हुए जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। भीड़ तंबू से थोड़ी दूरी पर थी और उनके बीच कई गलियारे थे, जिनमें प्रशिक्षु जैसे युवा लोगों की परीक्षा लेने के लिए अपने हाथों में मुट्ठी के आकार के लाल क्रिस्टल पकड़े हुए थे। जियाओ मिंग एक गलियारे में कतार में शामिल हो गया और उसके बगल में खड़े एक किशोर ने उसकी नज़र को आकर्षित कर लिया। छोटे से जियाओ मिंग को देखकर वह अंदर ही अंदर सोचने से खुद को रोक नहीं सका। ये बच्चा 7 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि यह कोई मजेदार खेल होगा, है न?
दयालुता से उन्होंने कहा, छोटे दोस्त, तुम गलत जगह पर हो। यह कोई मजेदार खेल नहीं है। ये जियानान अकादमी में प्रवेश के बारे में है। जल्दी करो और चले जाओ, अन्यथा तुम्हें बाद में डांटा जाएगा। उसके शब्दों ने अन्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने अपना सिर घुमाया। इस बच्चे के बारे में क्या? वाह, कितना प्यारा है। हे, बच्चों की क्या हरकतें हैं। छोटे लड़के, जल्दी से घर जाओ। हाँ, उसके उदासीन चेहरे को देखो, वह वास्तव में परीक्षा के लिए यहाँ नहीं आ सकता है। इतनी कम उम्र में 8 सितारा डू शिष्य होने के नाते वह खुद को क्या समझता है? जियो परिवार का जियो मिंग, वुतान शहर का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति। उद्धरण चिन्ह ... रुको, यह जियाओ परिवार का सूट है। वह वास्तव में जियाओ मिंग नहीं हो सकता है ना? मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि हमने उसे पहले कभी देखा हो। जियाओ मिंग को अपने आसपास हो रही बातचीत से कोई परेशानी नहीं थी, उसे इस स्थिति की उम्मीद थी। यह अजीब नहीं था कि उसके आसपास के लोग उसे नहीं जानते थे। जब से उसने अपनी ताकत का खुलासा किया था, वह जब भी संभव होता था, जियो परिवार के सामने के दरवाजे के बाहर नहीं जाता था, और जब वह बाहर जाता था तो उसे खुद को ढांकना पड़ता था। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि वह वुतान शहर में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि वह कैसा दिखता है। यही तो वह चाहता था। हालांकि हर कोई जियानान अकादमी जाने वाला था, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अब खुद को उजागर किया है या नहीं। इसलिए जियाओ मिंग ने उस किशोर का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया जिसने उसे पहले याद दिलाने की कृपा की थी और उसे धन्यवाद दिया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं जियाओ परिवार से जियाओ मिंग हूँ और मैं यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ परीक्षा देने आया हूँ। वाह, ये तो सचमुच वही है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वुतान सिटी का पहला जीनियस ऐसा दिखेगा। वह काफी प्यारा है। 7 सितारों वाला एक 5 साल का लड़का डू डिसिपल, उसे साम्राज्य का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अब उसमें कितनी ताकत बची है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आसपास से आ रही बकबक को सुनकर किशोर को पता चल गया कि उसने गड़बड़ कर दी है और उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप जियाओ मिंग हैं। मैंने आपको परेशानी में डाल दिया है। कुछ लोग जो पहले अपनी बारी से पहले बोल रहे थे, वे भी चुप हो गए। जियाओ मिंग ने हाथ हिलाकर ये दर्शाया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी छोटी सी घटना के बाद जियाओ मिंग को लगा कि कतार में और भी आंखें उसे देख रही हैं। बाहर लोगों की भीड़ को मत देखिए, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब जियानान अकादमी में प्रवेश हो रहा था और शर्तें पहले ही निर्धारित हो चुकी थी, इसलिए वहां वास्तव में बहुत अधिक युवा लोग नहीं थे जो सही उम्र के हों और परीक्षा देने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हों, इसलिए बाहर लोगों की भीड़ वास्तव में मनोरंजन के लिए थी। तुम पास मत होना, अगला। बहुत समय नहीं बीता था कि जियाओ मिंग की बारी आ गई। पिछली हलचल के कारण छात्रा ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने हाथ में रखा लाल क्रिस्टल उसे थमा दिया। छोटे भाई, ये परीक्षण क्रिस्टल बहुत सरल है। इसमें डूकी हुई इंजेक्ट करें और जैसे ही आपकी ताकत डू पावर के 8वें चरण तक पहुंच जाएगी, ये स्वचालित रूप से चमक उठेगा। इस तरह आपको प्रारंभिक परीक्षण में उत्तीर्ण माना जाएगा। जियाओ मिंग ने समझ में सिर हिलाया और अपनी हथेली को आगे बढ़ाकर एक पल के लिए क्रिस्टल बॉल पर टिका दिया, और जब क्रिस्टल चमक उठा तो उसने अपनी हथेली वापस ले ली। ये वास्तव में चमक गया। यद्यपि कैडेट को पहले ही इसका अनुमान हो गया था, फिर भी वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार जियाओ मिंग की उम्र वास्तव में बहुत छोटी थी। मुझे लगता है मैं पास हो गया हूँ। जियाओ मिंग की आवाज ने उसे जगाया, पास, अंदर आओ। जियाओ मिंग धीरे धीरे तंबू की ओर चला गया। जैसे ही वह बड़े हरे रंग के तंबू के पास पहुंचा, उसने देखा कि तंबू की छाया में 1 दर्जन से अधिक पुरुष और महिलाएं कई छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे थे, और यहाँ उनके लापरवाह चेहरे को देखकर उसने सोचा कि वे वही होंगे जो बाहर परीक्षा दे रहे थे, और सभी जियानान अकादमी के छात्र थे। छाया के पार 1 दर्जन युवक युवतियां तपती धूप में जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे गर्मी से पसीने से तर थे, लेकिन उनके हाव भाव संयम से भरे थे, और वे नए छात्र लग रहे थे जिन्होंने अभी अभी बाहरी परीक्षा पास की थी। नए छात्रों में से किसी ने जियाओ मिंग को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, चचेरा भाई जियाओ मिंग यहाँ है। जब उसने आंखें बाहर निकाली तो जियाओ मिंग ने पाया कि यह जियाओ परिवार का एक सदस्य था जो बहुत पसीना बहा रहा था और उसकी ओर हाथ हिला रहा था। निस्संदेह उनकी इस चिल्लाहट ने कई अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया, विशेषकर उन नौसिखियों का जो उनके साथ रहे।
दूसरों की उत्सुक निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जियो मिंग उस जियो परिवार के सदस्य के पास पहुंचा। क्या परिवार में केवल आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं? ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करता था कि जियो परिवार के किसी व्यक्ति ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, क्योंकि यह वुतान शहर के 3 बड़े परिवारों में से कम एक था। लेकिन ये केवल एक व्यक्ति था जो थोड़ा चिंताजनक था, क्योंकि अगर हम इसे कठोर रूप से कहते हैं तो जियो परिवार के वयस्कता समारोह में 16 वर्ष की आयु में 7 सितारा दूर शिष्य की आवश्यकता होती थी, जो 18 वर्ष की आयु में जियानान अकादमी में प्रवेश के लिए आवश्यक 8 सितारा दूर शिष्य से कम नहीं था। लेकिन बहुत कम लोग जियानान अकादमी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए, इसलिए केवल यही कहा जा सकता है कि वे लोग लापरवाह थे। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो आया और चला गया। ये देखकर कि जियो मिंग कुछ हद तक नाखुश लग रहा था, जियो परिवार के सदस्य के रूप में उसने तुरंत दूसरों को समझाने में मदद की। वास्तव में ऐसे लोग भी थे जो आवश्यकताओं को पूरा करते थे, लेकिन जियानान अकादमी में नहीं जाना चाहते थे, जैसे युवा वरिष्ठ मास्टर जियाओ डेंग। जियो मिंग ने अचंभे में सिर हिलाया। हालांकि जियो डेंग की प्रतिभा जियो यान जितनी अच्छी नहीं थी, वह वास्तव में जियो परिवार के युवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वास्तव में जियानान अकादमी की परीक्षा उत्तीर्ण करना कठिन नहीं था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने जियानान अकादमी में प्रवेश क्यों नहीं लिया, ये केवल वह ही जानता था। शायद कई लोगों के लिए जियानान अकादमी बहुत आकर्षक थी, लेकिन यह इतनी आकर्षक नहीं थी। यह विरोधाभासी है, लेकिन इसे समझना मुश्किल नहीं है। चमकती धूप में पालथी मारकर बैठे हुए जियाओ मिंग ने इस कबीले के सदस्य के साथ एक दो शब्द बोलना जारी रखा। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन आसपास के लोगों की संख्या में 1 दर्जन की वृद्धि हो गई थी। अभी अभी हुई अनौपचारिक बातचीत के बाद जियाओ मिंग को पहले से ही पता था कि उसके बगल में बैठे कबीले के सदस्य का नाम जियाओ शान था। जियाओ शान की बड़ी बड़ी भौहें, काली त्वचा और गठीला शरीर था, लेकिन वह बातूनी था। वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, और जियो शान ने थोड़ा बड़बड़ाते हुए कहा, ये वास्तव में घृणित है। हम लगभग पूरे दिन यहाँ धूप सेंकते रहे हैं, जबकि वे पुराने छात्र छाया में बातें करते और हंसते रहे हैं, और कोई भी हमारी देखभाल करने नहीं आया है। जियो मिंग ने क्रोधित जियो शान को देखा। प्रवेश के दौरान नए छात्रों को निराश करना जियानान अकादमी का लगभग एक अलिखित नियम था। आखिरकार जो लोग प्रवेश की दहलीज तक पहुंच जाते थे, उन्हें आमतौर पर काफी प्रतिभाशाली माना जाता था। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि इस प्रकार के व्यक्ति को सामान्यतः उस छोटे से स्थान में जहां वे रहते हैं लाड़ प्यार मिलता है, तथा वे शायद ही कभी उपहास और चिढ़ाने का विषय बनते हैं। तथा ऐसी मानसिकता के साथ जियानान अकादमी में प्रवेश करना, जहां उत्कृष्ट लोगों की संख्या लगभग अनंत है, वहां बिना सोचे समझे झगड़ा करना और कुछ अनावश्यक परेशानी खड़ी करना आसान है। इसलिए प्रवेश के समय नए विद्यार्थियों को उनकी जगह स्पष्ट रूप से समझाना तथा उनकी नवजात भावना को प्रखर बनाना एक यथार्थवादी एवं महत्वपूर्ण मामला है। जियाओ मिंग, जियाओ शान और उनके आसपास के अन्य लोग निस्संदेह इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे। जियाओ मिंग को व्यक्तिगत रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस तरह का व्यवहार थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वह कोई गुस्सैल व्यक्ति नहीं था, और जब तक ये स्पष्ट रूप से उसके प्रति निर्देशित नहीं था, तब तक वह ऐसी चीजों पर ज्यादा हंगामा करने की जहमत नहीं उठाता था। यदि कोई अचानक उठकर उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए मजबूर हो जाए, तो वह अनिच्छा से अपना हाथ दिखा सकता है। लेकिन अब तक उन्हें ऐसा कोई खलनायक नहीं मिला था। तंबू में प्रवेश करते ही जियो शान ने उसे बुलाया और आधे दिन तक बात की।